माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिमुलेशन। अध्याय 51। ये यांग जानता था कि उसके पास सिर्फ ये 5 मौके बचे हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे अपनी ग्राम सुरक्षा इकाई का पारिश्रमिक पाने के लिए अगले महीने तक इंतजार करना होगा, तभी वह फिर से अनुकरण कर पाएगा। हालांकि नाइट मून युआन सागर पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही मौका था, और ये यांग खुद को नाकाम नहीं होने देगा। फिर से ये यांग की गहरी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी, जो इन 5 अनुकरणों में गुयुआन भाला कला को पूर्णता तक निखारने के लिए दृढ़ था। 11 वर्ष की आयु में गांव में एक की ज्वार आया। आपने साधना के लिए खुद को एकांत में रखा और सांसारिक कार्यों में भाग नहीं लिया। 13 वर्ष की आयु में आपने 2 वर्ष तक साधना की, लेकिन फिर भी भाला प्रणय का अंतिम अंश भी नहीं समझ पाए। 15 वर्ष की आयु में आपने लगातार विभिन्न विधियां आजमाई, लेकिन भाला प्रणय का अंतिम अंश भी समझ में नहीं आया, और अंततः ये यू ने आपको एक जहरीली सुई चुभो दी और 15 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हो गई। ये यांग को इस अनुकरण का परिणाम देखकर थोड़ा संदेह हुआ। ऐसा लगता है कि भाला प्रणय के इस अंतिम अंश को साधना के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, मुझे अपनी विधि बदलनी होगी। इसके बाद ये यांग ने फिर से अनुकरण किया। 11 साल की उम्र में गांव में एक की ज्वार आया। आपने मदद के लिए आगे आने का फैसला किया। आपने भले के इरादे के 9 निशानों से की ज्वार का प्रतिरोध करने में अद्भुत पराक्रम दिखाया, जिससे आपको गांव वालों की खूब प्रशंसा मिली। 12 साल की उम्र में आपकी ताकत देखकर ये युए हर दिन आपको चुनौती देने आता था, और आपने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। आपने उसे केवल 3 चालों में हरा दिया, और आपकी प्रतिष्ठा एक बार फिर जगमगा उठी। कई लोग आकर आपको चुनौती देने लगे, और आपने उन सभी को 3 चालों में ही हरा दिया। 13 साल की उम्र में आप धीरे धीरे और अधिक प्रसिद्ध होते गए, और आपकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में आपने ये जिउजोऊ को चुनौती दी, और युद्ध के दौरान आपको अचानक अपने युआन सागर में भाले के इरादे का एक निशान धीरे धीरे बनता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही तुम सफल होने वाले थे, 15 साल की उम्र में ये जिउजोऊ ने तुम्हें एक ही हथेली के वार से मार डाला। लगता है मेरा तरीका सही है, बस थोड़ा और, कितना अफसोस है। ये यांग ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर ये जिउजोऊ ने कुछ पल और धीरे काम किया होता, तो शायद भाले के इरादे का आखिरी निशान भी समझ में आ जाता। अभी 3 सिमुलेशन बाकी हैं। ऐसा लगता है कि भाले के इरादे के आखिरी निशान को समझने के लिए मुझे इसे युद्ध में जीवन और मृत्यु के बीच समझना होगा। ये यांग ने मन बना लिया और फिर से सिमुलेशन किया। 11 साल की उम्र में गांव में एक की ज्वार आया। तुमने कार्रवाई करने का फैसला किया। 12 साल की उम्र में तुमने गांव के शक्तिशाली व्यक्तियों की सक्रिय रूप से तलाश की और उन्हें चुनौती दी। धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि 3 क्रांतियों से नीचे कोई भी तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। 13 साल की उम्र में तुमने ये जिउजोऊ को चुनौती दी। इस बार तुमने पाया कि तुम उसकी 3 चालों का सामना कर सकते हो। जैसे ही तुम भाले के इरादे का आखिरी निशान जगाने वाले थे, 13 साल की उम्र में ये जिउजोऊ ने तुम्हारे सिर पर लात मारी, जिससे तुम्हारी मौत हो गई। सिमुलेशन खत्म हुआ और ये यांग की नज़रें सिकुड़ गईं और वह आगे देखने लगा। 3 चालें। लगता है मुझे उसकी कम से कम 5 चालों का सामना करना होगा, वरना भाले के इरादे का आखिरी निशान जगाना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 2 मौके बचे थे। ये यांग ने गहरी सांस ली। आसमान धीरे धीरे चमक उठा। अब 6ठा दिन था, और की ज्वार के फूटने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। रात भर अनगिनत सिमुलेशन दिशाओं पर विचार करने के बाद ये यांग की आंखें इस समय शांत थीं। आखिरकार उसने एक स्थिर तरीका चुना और तुरंत आखिरी सिमुलेशन किया। 11 साल की उम्र में गांव में एक की ज्वार आया। तुमने कार्रवाई करने का फैसला किया। रास्ते में आपकी मुलाकात बाई होंग से हुई, और आपने उसे बताया कि कुछ ही देर बाद शॉलिंगर का शव शौचालय में मिलेगा। 12 साल की उम्र में आपने रात्रिकुल के गांव में 3 क्रांतियों से नीचे के सभी साधकों को चुनौती दी, लेकिन कोई भी योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। 13 साल की उम्र में आपने पाषाण परिवार को चुनौती दी। पाषाण परिवार के 3 क्रांतियों से नीचे के सभी साधक एक एक करके आपसे हार गए। 14 साल की उम्र में आपने पशु परिवार की 3 क्रांतियों को चुनौती दी। परिणामस्वरूप शॉलिंग पहले ही 3 क्रांतियों के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, और आप उससे हार गए। हालांकि शॉलिंगर ने आपको बदला चुकाने के लिए आपकी साधना में मदद करने का फैसला किया, और अंततः आप शॉलिंगर को बमुश्किल हरा पाए। 15 साल की उम्र में आपने ये जिउजोऊ को चुनौती दी थी। ये जिउजोऊ के साथ तीसरी चाल के दौरान आपके युआन सागर में धीरे धीरे भाले के इरादे का एक निशान बना। 5वीं चाल में भाले के इरादे का आखिरी निशान बना। इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया कर पाते, 15 साल की उम्र में ये जिउजोऊ ने हथेली से आपके सीने पर वार कर दिया। बहुत बढ़िया। ये यांग उत्साह से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। गुयुआन भाला कला आखिरकार सिद्ध हो गई। इस गुयुआन भाला कला को 10वीं परत तक विकसित करने में कुल 34 अनुकरण और 10,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के लगे, जिसमें 7 दिन और 7 रातें लगीं। अपने उत्साह में ये यांग के मन में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप निम्नलिखित में से किसी एक को बनाए रख सकते हैं।
1. 11 वर्ष की आयु में आपका साधना क्षेत्र। 2. 15 वर्ष की आयु में आपकी साधना तकनीक। 3. 15 वर्ष की आयु में आपकी जीवन स्मृतियाँ। मैं 2 चुनता हूँ। तुरंत ये यांग ने अपने युवान सागर को मंथन करते हुए महसूस किया और अंततः भाले के इरादे का एक उभार धीरे धीरे बना जो युवान सागर के भीतर भाले के इरादे के 10 अंशों के साथ जुड़ गया। ये यांग के प्रतिक्रिया करने से पहले भाले के इरादे के 10 अंश विलीन होने लगे और एक शक्तिशाली बल के साथ उन्होंने युवान सागर को हिंसक रूप से हिला दिया। ये यांग के पेट के निचले हिस्से में भी तेज दर्द हुआ और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। क्या हो रहा है? ये यांग ने अपने दांत पीसते हुए अपने दांतियन के तीव्र दर्द को सहन किया। इस समय ये यांग मुश्किल से एक उंगली हिला पा रहा था क्योंकि तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया था। अगर इस समय कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता या उसे परेशान करता तो ये यांग को अपने युवान सागर के फटने और तुरंत मरने का खतरा होता। क्या ऐसा हो सकता है कि एक निम्न स्तरीय युवान सागर भाले के इरादे के 10 अंशों को भी नहीं संभाल सकता? उसके दिल में एक अजीब सी दहशत का एहसास हुआ। अगर एक निम्न स्तरीय युवान सागर भाले के इरादे के 10 अंशों को भी नहीं संभाल सकता तो उसे अपने शरीर से भाले के इरादे के 10 अंशों को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस नाजुक पल में ये यांग तुरंत शांत हो गया और फिर आखिरी सिमुलेशन करने के लिए लाइफ सिम्युलेटर खोला। 11 साल की उम्र में आपने गुयुआन भाला कला को अंतिम परत तक समझ लिया था, लेकिन आपका निम्न श्रेणी का सच्चा सार भाला इरादे के 10 अंशों को भी सहन नहीं कर सका और आपका युवान सागर लगातार फटता रहा। अपनी जान बचाने के लिए आपके पास अपनी साधना को अपंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और तब से आप अपंग हो गए। 12 साल की उम्र में आपके अपंग होने की खबर धीरे धीरे फैल गई, आपकी किंवदंती समाप्त हो गई और आपको दूसरों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 13 साल की उम्र में आपको कई ग्रामीणों ने धमकाया जो साधकों से नफरत करते थे। आपका एक कान काट दिया गया और आपका बायां पैर तोड़ दिया गया जिससे आप अपंग हो गए। ये युए ने आपके सिर पर पैर रखा जिससे आपको अपनी पारिवारिक संपत्ति छोड़ने और उसे सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 14 साल की उम्र में आप सड़कों पर भटकते रहे। एक दिन आपने एक परिचित व्यक्ति को देखा, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जो गांव में सामान खरीदने आया था। आपको पता चला कि वह असल में यांग यूसान था जो रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप का कुख्यात नेता था। आपने उसे ढूंढा और उसका नाम बताया। वह बहुत घबरा गया और आपको मारने के इरादे से आया, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसकी पहचान क्यों उजागर हुई, इसलिए वह आपको वापस रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप के पास ले गया। आप डाकू के अड्डे पर पहुंचे। उसकी पूछताछ में आपने झूठ बोला और कहा कि नाइट क्लान विलेज को पहले से ही पता था, लेकिन रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप इतना मजबूत था कि कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता था। ये सुनकर यांग यूसान क्रोधित हो गया और डाकुओं के साथ नाइट क्लान विलेज का सफाया कर दिया। आपको काल कोठरी में कैद कर दिया गया। कोठरी में आपकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसके अंग कटे हुए थे। तुमने उसे बताया कि कैसे भला आशय के कारण तुम्हारी मार्शल आर्ट कमजोर हो गई। सुनने के बाद उसने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, तुम्हें गुई नामक एक साधना तकनीक सिखाई और बताया कि यह तकनीक तुम्हारी भला आशय की समस्या का समाधान कर सकती है। इस बीच ये 13 और बाकी लोग बेजोड़ थे और एक एक करके मारे गए। अंततः भूमिगत पुराने दानव नाइटमेयर ने नाइट क्लान विलेज की विरासत के आखिरी हिस्से को बचाने के लिए कार्रवाई की और यांग यूसान भी मारा गया। 15 साल की उम्र में भोजन की कमी के कारण तुम कालकोठरी में धीरे धीरे भूख से मर गए। यह अनुकरण देखकर ये यांग की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से एक साधना तकनीक चुन ली क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और उसका युवान सागर एक नाजुक मोड़ पर था जो किसी भी क्षण फटने का खतरा था। ये तकनीक निस्संदेह उसकी जान बचा सकती थी और उसके मन में एक स्वर्णिम साधना पद्धति प्रकट हुई। एक की ओर वापसी किसी भी साधना तकनीक को सरल और एक में विलीन कर सकती थी, जिससे उसकी प्रभावशीलता अधिकतम हो जाती थी। अधिकांश वर्तमान साधना तकनीकों में 10 परतें होती थीं, लेकिन ये तकनीक सभी 10 परतों को एक में संघनित कर सकती थी, जिससे सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त होता था। और ये यांग ने पाया कि एक की ओर वापसी एक दिव्य स्तरीय तकनीक थी। एक दिव्य स्तरीय साधना तकनीक। ये यांग बहुत हिल गया। वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था जिसके अंग डाकुओं ने काट दिए थे, जिसके पास दिव्य स्तरीय साधना तकनीक थी? एक पल के लिए ये यांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके हृदय में एक भयानक लहर उठी। लेकिन जल्द ही ये यांग ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके युवान सागर में 10 भाले के इरादों को समाहित न कर पाने की समस्या का समाधान किया जाए। जैसे ही एक की ओर वापसी प्रसारित हुई, ये यांग जो पालथी मारकर बैठा था के नीचे एक यिन यांग आरेख प्रकट हुआ। वे आपस में गुथे हुए थे, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक रहस्यमय आभा का आभास हो रहा था। उसके शरीर के भीतर 10 भाला आवेग धीरे धीरे शांत हो गए, उनकी अराजक गतिविधियां बंद हो गईं। उसके दानतियन का दर्द भी धीरे धीरे गायब हो गया और ये यांग का रंग थोड़ा निखर आया।
एक की ओर वापसी प्रसारित होती रही और उसके शरीर के भीतर 10 भाला आवेग धीरे धीरे विलीन होने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और 10 भाला आवेग अंततः रातों रात पूरी तरह से विलीन हो गए, जिससे एक सुनहरा भाला आवेग बन गया जो पिछले 10 के संयुक्त प्रभाव से भी अधिक शक्तिशाली था। ये यान को अब लगा कि अगर वह इस भाला आवेग से युक्त लकड़ी की छड़ी का भी उपयोग करे तो भी वह आसानी से स्टील की प्लेटों को भेद सकता है। वह 7 दिन और 7 रातों से हिला तक नहीं था और उस पर थोड़ी धूल जम चुकी थी। ये यान उठा और खिड़की खोली, बाहर धीरे धीरे गिरती हल्की बारिश और गांव के पीछे की ओर उड़ते पक्षियों के झुंड को देख रहा था, मानो किसी चीज से बचकर निकल रहे हों। आज रात की ज्वार फूटेगा। आज रात्रि चंद्र युआन सागर पर कब्जा करने का सही समय है। माफ करना, ये यांग ने धीरे से कहा, उसके स्वर में थोड़ी ठंडक थी। इस समय गांव के बाहर कई कबीले के लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी उच्च स्तरीय पारिवारिक निर्णयकर्ता थे, एक पंक्ति में खड़े होकर दूर जंगल की ओर देख रहे थे। जंगल पहले से ही घना अंधेरा था। एक सरसराहट की आवाज आ रही थी जो कई मील दूर से भी धीमी सुनाई दे रही थी। जंगल से रात्रि कबीले के गांव की दूरी केवल 2 मील थी। इस समय सभी ने गांव के चारों ओर 1 मीटर गहरी खाई खोदकर उसे नदी के पानी से भर दिया था और नदी के पानी में एक तेज जहर मिला दिया गया था। जैसे ही कि ज्वार इस जहरीले पानी को छूता, वे 3 सेकंड के भीतर खून के कुंड में बदल जाते। इस खाई के अलावा गांव की दीवार भी 3 मीटर तक मजबूत थी और वह पूरी तरह से तेल से ढकी हुई थी। ये तेल की ज्वार को बाढ़ लांघकर गांव में घुसने से प्रभावी रूप से रोक सकता था। ये 13 गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, दूर तक गंभीरता से देख रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर झुर्रियां अब और गहरी हो गई थीं। मुझे लगता है कि यह की ज्वार असामान्य है। मैंने लोगों को भेजा और रक्तपिपासु चींटियों की खोज की। वे बहुत बड़ी संख्या में हैं और लगातार प्रजनन कर सकती हैं। अगर लाशें हों तो उन्हें हजारों की संख्या में प्रजनन करने में केवल आधे घंटे का समय लगता है। उसके बोलते ही टोही के लिए जिम्मेदार एक स्वर्ण कवच रक्षक जल्दी से खबर देने के लिए दौड़ा। कुलपति, मेरे अवलोकन से कीट आज बहुत उत्तेजित हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे आज रात फूट पड़ेंगे और 3 गांवों पर हमला करेंगे। स्काउट के शब्दों से उपस्थित सभी बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप जा सकते हैं, ये 13 ने हाथ हिलाकर आगे कहा। इसकी ज्वार का पैमाना इतिहास में आए किसी भी पिछले पशु ज्वार या की ज्वार से कहीं ज्यादा है। हमारा रात्रिकुल गांव इस कठिनाई पर विजय पा सकेगा या नहीं, यह आज रात पर निर्भर करता है। मेरा आदेश पहुंचाएं। परिवार के प्रत्येक साधक को रात्रिकुल गांव की रक्षा में भाग लेना होगा और मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का विरोध करना होगा। और तुम सब जाकर भारी मात्रा में ईंधन तैयार करो। की ज्वार के विनाश के बाद परिवार के बुजुर्ग और अन्य लोग मेरे पीछे जंगल में ड्रैगनफ्लाई और सुनहरे बिच्छुओं को मारने के लिए जाएंगे। ये सुनकर गांव के प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भाव आ गए और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वे कुलपति के शब्दों से इस विपत्ति की गंभीरता को समझ गए थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभी लोग ईंधन के घड़े भरकर गांव के प्रवेश द्वार पर ले जाने लगे। जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, उतने ही समय में गांव के प्रवेश द्वार के चारों ओर हजारों घड़े रख दिए गए। ये घड़े गहरे भूरे रंग के थे और उनमें से जानवरों के शवों की दुर्गंध आ रही थी, जो दर्शाता था कि इन्हें जंगली जानवरों के शरीर से शुद्ध किया गया था। गांव के सभी लोगों को आदेश दिया गया था कि जो भी साधना में लगा है, उसे गांव की रक्षा के लिए गांव की सीमा पर जाना होगा। किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी होगी। कुछ समय के लिए गांव की हर गली में गांव के प्रवेश द्वार की ओर भागते हुए साधकों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। ये यांग भी लकड़ी के घर से बाहर निकला और गांव के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। रास्ते में साधकों के चेहरे भारी थे, क्योंकि उन्हें बुजुर्गों से इसकी ज्वार की गंभीरता के बारे में पता चल गया था। ये कहा जा सकता है कि 50% उन्हें वापस न लौटने की पूरी संभावना थी। फिर भी वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। परिवार के दर्शन के अनुसार वे व्यर्थ जीने की बजाय युद्ध में मरना पसंद करते थे। वे केवल नायक बनना चाहते थे, काया नहीं। हालांकि यह विचार सभी के दिलों में गहराई से समाया हुआ था, लेकिन जब खतरा मंडराता था तो बुजुर्ग और कुलपति जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति सबसे पहले पीछे छिप जाते थे। ये यांग भी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां पहले से ही 1000 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। वे परिवार की मुख्य ताकत थे। वे जोश से भरे हुए थे, अपनी मुट्ठियां भींचकर, और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाकर चिल्ला रहे थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो, मृत्यु पर पछतावा नहीं करना चाहिए। ये यांग, जो उस समय भीड़ के बीच से गुजर रहा था, अपने आसपास के लोगों को इस तरह से व्यवहार करते देख रहा था और खुद को थोड़ा मजाक करने से नहीं रोक पाया। उनके बलिदान से परिवार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को ही लाभ होगा। उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी शक्ति का बेहतर आनंद ले सकेंगे। उनके लिए हे उन्हें बस एक नायक का खिताब मिलेगा, बस। ये यांग का एक ही लक्ष्य था, जीवित रहना और लंबे समय तक जीना, अंत तक जीना। अचानक ये यांग ने येयू को देखा। वह भी भीड़ में खड़ा था, भावुक दिख रहा था, मानो उसे अपनी मातृभूमि के लिए मरने का कोई पछतावा न हो। जिसे देखकर ये यांग लगभग जोर से हंस पड़ा।
अनुकरण में उसका सामना एक चौथे दर्जे के भरिंग से हुआ और वह इतना डर गया कि उसने अपने साथी को छोड़ दिया और भाग गया, और वह साथी जो बच सकता था उसने खींच लिया और भरिंग के तीखे सींग से तुरंत घायल हो गया और वहीं मर गया। विपत्ति में मानव हृदय की सबसे अधिक परीक्षा होती है। ऐसा अनुमान है कि केवल माता पिता ही दूसरों के लिए सच्चा योगदान देते हैं, यहाँ तक कि सगे भाई स्वार्थ के आगे झुक जाएंगे। जैसे ही नाइट फैमिली के सदस्य गांव की रक्षा करने वाले थे, अलार्म बज उठा। रात हो चुकी थी और आकाश ने लंबे समय से प्रतीक्षित चांदनी को प्रकट किया, जिससे धरती जगमगा उठी। घने जंगल से धीरे धीरे काली ज्वार की एक परत उभर रही थी, जो दूर के जंगल से लगातार दिखाई दे रही थी, जिससे जमीन पर एक की ज्वार बन गया। कोई भी नंगी जमीन देखना मुश्किल था। वह पूरी तरह से घने कीड़ों से ढकी हुई थी, जो सरसराहट की आवाजें निकाल रहे थे, जाहिर तौर पर बहुत भूखे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे नाइट क्लान गांव के लोगों को देखते हुए उत्तेजित भिनभिनाहट की आवाजें निकाल रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर जमा भीड़ अब की ज्वार के लिए एक रोमांचक चारा बन गई। की ज्वार जंगली जानवरों से भी ज्यादा भयानक और निर्दयी था, सांस लेने का भी समय नहीं देता था। जीवन और मृत्यु बस एक पल की दूरी पर थे। नाइट क्लान गांव के कुछ लोग अब इस क्रूर की ज्वार से डर गए थे और पीछे हटने के बारे में सोचने लगे थे। यह क्या है? ये बहुत घना है, चलो भागते हैं, हम कैसे बच सकते हैं? परिवार के बुजुर्ग और ये दृश्य देखकर दंग रह गए। ये चिल्लाया, मैं देखना चाहता हूं कि कौन भागने की हिम्मत करता है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे सबसे पहले बाहर निकालूंगा। ये के शब्दों ने उन लोगों को, जो चिंतित थे, एक कदम भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं करने दी। ये की ज्वार केवल पहली लहर थे, बस एक परीक्षा। असली खतरा दूसरी लहर में था। ये यांग की आंखें चमक उठीं जब वह धीरे धीरे भीड़ से अलग होकर गांव के प्रवेश द्वार के पश्चिम की ओर बढ़ा। इस क्षेत्र को भी सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन यहाँ बहुत कम कीड़े थे, जिससे ये बिल्कुल सुरक्षित था। ये यांग तीर टॉवर पर चढ़ गया, ऊपर से गोल्डन आर्मर गार्ड को नीचे गिरा दिया, और वह गोल्डन आर्मर गार्ड जमीन पर गिरते ही चीख उठा और बेहोश हो गया। वह ऊपर खड़ा होकर गांव के प्रवेश द्वार को देख रहा था। सिमुलेशन में पहले की ज्वार ने अकेले ही 300 लोगों को मार डाला था, जिससे दूसरे परिवार का की ज्वार द्वार तोड़कर अंदर आ गया था। एल्डर फैंग के वीर बलिदान के बाद ही द्वार की फिर से सफलतापूर्वक रक्षा की जा सकी। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, उन्हें भागना होगा। तीसरी लहर ऐसी चीज नहीं थी जिसका नाइट क्लान गांव के लोग विरोध कर सकें। इसके लिए उन्हें एक प्राचीन राक्षस, जो उनके पूर्वजों में से एक था, की सहायता की आवश्यकता होगी। ये यांग ऊपर खड़ा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी निगाहें ये ऊपर टिकी थीं। सिमुलेशन के परिणामों के अनुसार दूसरे की ज्वार के द्वार तोड़ने के बाद ये यू इस स्थान की ओर भागेगा, यहाँ तक कि उस रक्षक की भी मौत का कारण बनेगा जिसे उसने अभी अभी लात मारकर गिराया था। यही उसका सबसे अच्छा क्षण होगा। अब उसे बस इंतजार करना था और इसकी ज्वार का निरीक्षण करना था। परिवार की रक्षा की बात ये यांग के लिए पूरी तरह से हास्यास्पद थी। परिवार के जीवित रहने का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह इतना स्वार्थी, इतना निर्दयी था। ये सभी लोग अंततः उस प्राचीन राक्षस के पुनरुत्थान के मोहरे बन जाएंगे। उनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कितना बलिदान दिया, इससे उसका क्या लेना देना। समय का आधा अगरबत्ती का टुकड़ा बीत गया और जंगल से की ज्वार लगातार बरस रहा था। इस समय वे गांव से केवल 500 मीटर दूर थे। गांव के प्रवेश द्वार पर लोग 3 समूहों में बंटे हुए थे। 300 लोगों का पहला समूह मोटी स्टील की ढालों से लैस द्वार की रखवाली कर रहा था। 600 लोगों का दूसरा समूह भूरे रंग के घड़े लिए की ज्वार के फेंकने की सीमा में आने का इंतजार कर रहा था। उनके पीछे 100 लोग मशालें लिए घबराहट से इंतजार कर रहे थे। 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर फेंकने की दूरी के भीतर सब लोग ईंधन फेंको। इस आदेश पर ईंधन के 600 घड़े उड़ गए। टक्कर लगते ही बर्तन टूट गए और अंदर का ईंधन चारों ओर फैल गया। फिर 100 लोगों ने अपनी मशालें फेंकीं। उतरते ही उन्होंने तुरंत ईंधन जला दिया, जिससे आग का एक विशाल सागर बन गया। एक तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी और ज्यादातर कीड़े झुलस गए। हालांकि पीछे से आ रहे कीड़ों ने तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। वे मौत से बेखौफ योद्धाओं की तरह थे, लगातार नरक की ओर भागते हुए। अंततः अपनी विशाल संख्या का लाभ उठाते हुए उन्होंने आग के उस विशाल सागर को ढंक दिया, जहां अनगिनत लाशें आग की लपटों के ऊपर एक मोटी परत बना रही थीं। यह 1 घंटे बाद तक चलता रहा, जब ईंधन खत्म हो गया, लेकिन कीड़ों का ज्वार जारी रहा। जलने की बदबू पूरे गांव में फैल गई और घने काले धुएं ने ऊपर चांद को ढक दिया, जिससे रात की पहले से ही कम दिखाई देने वाली रोशनी और भी अंधेरी हो गई। इससे ये यांग को सबसे बड़ा फायदा हुआ। अंधेरे में डूबा गांव निस्संदेह हत्या और लूटपाट के लिए सबसे उपयुक्त था। थोड़ी देर में की ज्वार गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएगा और वे आपस में घमासान युद्ध करेंगे। ये यांग ने प्रवेश द्वार को देखते हुए मन ही मन सोचा। कई ग्रामीण, सभी नश्वर कुलों के पीछे से आए
गांव की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का योगदान देने की इच्छा से। इससे अग्रिम पंक्ति के लोग बहुत प्रभावित हुए, कुछ तो दांत पीस रहे थे, किसी भी क्षण मरने के लिए तैयार। जब ईंधन खत्म हो गया तो कीट ज्वार पर लकड़ी और पत्थर एक साथ फेंके गए, लेकिन स्पष्ट रूप से इससे केवल कुछ ही कीट मारे जा सकते थे जो कीट ज्वार के अंतहीन विशाल काले द्रव्यमान के सामने नगण्य थे। ये जीव जो पहले ही पीछे हट चुका था और स्थिति को नियंत्रित करने के बहाने से अग्रिम पंक्ति से हट गया था। तीर बुर्ज पर खड़े होकर ये यांग ने ये जीव जो की हरकतों को देखा और उनमें एक खास समानता महसूस की। जैसा कि कहा जाता है, युद्ध में सब जायज है, केवल वही जीवित बचते हैं जो नायक होते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी तरीका या साधन अपनाया हो। केवल जीवित रहकर ही कोई अपनी कहानी लिख सकता है। केवल बुद्धिमान लोग ही दुश्मनों पर पीछे से या बगल से घात लगाएंगे। केवल अभिमानी और मूर्ख लोग ही खुलेआम चुनौती देंगे और आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि उनकी जान न चली जाए। नैतिकता, मानवता और विवेक को भूल जाओ। किसी पर हमला करना और उसे मार डालना ही एक निर्दयी नायक का असली रूप है। किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये जियोजो ये बात अच्छी तरह समझता था और यही मुख्य कारण था कि वह ये यांग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सका। सच्चे और सम्माननीय नायकों पर अंततः खलनायकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उन्हें मार डाला जाता है, जिससे उनकी किंवदंतियां समाप्त हो जाती हैं। फिर भी घात लगाने वाले को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है जो एक नायक को हरा सकता है, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। ये केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि कीड़ों और जानवरों में भी, जैसे कि वर्तमान की ज्वार, ये समानता है। वास्तव में दुर्जय पात्र सभी तीसरी लहर में हैं, पिछली लहरें तो बस छोटी मोटी हैं। दूसरी लहर में कई असामान्य कीट ज्वार प्रकट हुए, यहाँ तक कि एक 5वीं श्रेणी का कीट राजा भी, जिसने गांव में भारी क्षति पहुंचाई और लगभग उसमें सेंध लगा दी। अगर एल्डर फैंग ने गांव की जान की बाजी लगाकर रक्षा न की होती तो नाइट फैमिली गांव शायद दूसरी लहर में ही खत्म हो जाता। अपने पुनर्जन्म के बाद से ये यांग ने पाया था कि उसने कई चीजें बदल दी थीं। व्यापारी कारवां, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट वगैरह सब कुछ उसने ही बदला था। अब उसे खुद भी यकीन नहीं था कि इस बार उसका मौका आसानी से निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि वह बेहद सतर्क था, पीछे छिपकर चुपचाप अपने मौके का इंतजार कर रहा था। अगर कुछ भी बदला तो वह इस योजना को छोड़ देगा। वह क्या है? अचानक एक तेज आंखों वाले पहरेदार ने दूर से इशारा करते हुए डरी हुई नजरों से कहा। उसकी चीख ने सभी को आकर्षित किया और उसकी दिशा में चलते हुए उन्होंने एक विशाल मकड़ी को अनगिनत छोटी मकड़ियों को अपनी ओर दौड़ाते देखा। उस विशाल मकड़ी की आंखें खून से लाल थीं, जो इंसानों को द्वेष से देख रही थीं। इस समय पीछे से देख रहे ये यांग भी चौंक गए। लगता है इतिहास फिर भी मैंने ही बदला है। इस मकड़ी रानी को दूसरी लहर में आना चाहिए था। ये यांग ने भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि चूंकि उसने मकड़ी का घोंसला जला दिया था, इसलिए मकड़ी रानी पहले की ज्वार में नफरत से भड़क उठी थी। लेकिन ये यांग ने बस एक नज़र डाली, उसकी नज़र ये यू पर ही टिकी रही। जब तक योजना सामान्य रूप से चलती रही, कोई समस्या नहीं होगी। मकड़ी रानी चीखी, लगातार छोटी छोटी मकड़ियों को गांव की ओर रेंगने के लिए बुला रही थी। एक पल के लिए गांव में सभी के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। मैं इस 4थी श्रेणी की मकड़ी रानी को संभाल लूंगा, तुम सब बस की ज्वार को रोक दो। इसी समय एक गहरी आवाज गूंजी। यह एल्डर फैंग बोल रहे थे। यह आश्वस्त करने वाली आवाज सुनकर सभी के दिलों का डर काफी कम हो गया। यह आ रहा है। ये यांग की आंखें गहरी हो गईं क्योंकि वह तमाशा देखने के लिए तैयार हो रहा था। की ज्वार पहाड़ों और मैदानों को ढंक रहा था, नदी की तरह एक साथ मिलकर गांव की ओर टूट रहा था। हिस हिस हिस। गांव में चारों ओर आवाजें गूंज उठीं। अनगिनत कीड़े खोदी गई खाइयों में घुस गए, जहां जहर लगातार कीड़ों की परत दर परत जहरीला होता जा रहा था। अगरबत्ती जलाने के कुछ ही समय में खाइयां कीड़ों की लाशों की 2 मीटर मोटी परत से भर गईं। की ज्वार पीछे नहीं हटा, बल्कि वह और भी तेजी से आगे बढ़ा, मानो चौंक गया हो। की ज्वार के कई हिस्से मारे गए, लेकिन बाद की लहरें हमला करती रहीं, अपने पीछे वालों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए अपनी जान लगा दी। अचानक गांव के प्रवेश द्वार पर चीखें गूंज उठीं, जिससे पता चला कि हताहत पहले ही हो चुके थे। नाइट फैमिली विलेज के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते विभिन्न मार्शल आर्ट उनके सामने की ज्वार पर लगातार हमला करते रहे। अचानक एक दहाड़ सुनाई दी और 4थी श्रेणी की मकड़ी रानी मुख्य द्वार पर प्रकट हुई। उसने स्टील की ढालें पकड़े लोगों की एक पंक्ति को पीछे धकेल दिया और एक जगह बना दी। एल्डर फैंग, मैं तुम्हें परेशान करूंगी, ये 13 ने गंभीर भाव से एल्डर फैंग से कहा। उसे अभी भी जंगल में ड्रैगन फ्लाई से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी थी। ये फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने पैरों से जमीन को हल्के से छुआ और स्पाइडर क्वीन की ओर झपटा। 4थी श्रेणी की स्पाइडर क्वीन का सामना करते हुए ये फैंग को सावधान रहना था,
क्योंकि एक बार जब कोई प्राणी चौथी श्रेणी में पहुंच जाता तो उसे चेतना प्राप्त हो जाती और एक भी गलती उसे प्रतिहत्या का कारण बन सकती थी। ये फैंग ने अपना सच्चा सार प्रसारित किया, अपना हाथ बढ़ाया और स्पाइडर क्वीन पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे केवल एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी और स्पाइडर क्वीन उड़ गई, जिससे न केवल उसके पीछे कीटों का एक बड़ा समूह मारा गया। इस जोरदार झटके से पूरी लकड़ी की दीवार हिल गई। दीवार के नीचे खड़े साधक ये दृश्य देखकर खुशी से झूम उठे, उनका डर बहुत कम हो गया। एक ही बार में स्पाइडर क्वीन को उड़ा देने के बाद ये फैंग ने एक और कदम बढ़ाया, अपनी पीठ से एक लंबी तलवार निकाली और उसे स्पाइडर क्वीन के सिर की ओर तान दिया। आसम खतरे को भांपते हुए मकड़ी रानी चीखी, अपना बड़ा मुंह खोला और ये फैंग की ओर गहरे हरे रंग के जहर की धार जोर से छिड़क दी। ये फैंग शांत और संयमित था, उसने अपनी कीमती तलवार निकाली और उसे दर्जनों बार सामने की ओर घुमाया। सफ़ेद रोशनी की धारियां निकली और एक एक करके जहर को नष्ट कर दिया। तलवार क्यों? ये यांग, जो दूर तीर टॉवर पर था, चौंक गया। तलवार का इरादा और भाला का इरादा एक ही प्रकार के हैं। तलवार के इरादे में तेज मारक क्षमता होती है, जबकि भाले के इरादे में अत्यंत प्रबल भेदक शक्ति होती है। दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन भाला का इरादा ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, जिससे अक्सर तुरंत मौत हो जाती है। हालांकि तलवार का इरादा राउंड आधारित लड़ाई पर केंद्रित होता है, जो प्रतिद्वंद्वी को लगातार घायल करके धीरे धीरे जीत हासिल करता है। भाला के इरादे में स्पष्ट रूप से जुए का भाव होता है, अगर एक भी वार से विरोधी नहीं मरता तो खुद ही मर जाता है। हालांकि स्वॉर्ड इंटेंट कहीं ज़्यादा स्थिर लगता है, लगातार झड़प करने में सक्षम, धीरे धीरे किसी नुकसान से तब तक बढ़त हासिल करता है जब तक कि दुश्मन मारा न जाए। ये फैंग के हाथ में तलवार से तलवार की चीख निकली, फिर ये फैंग ने एक धीमी गर्जना की और अपनी तलवार आगे बढ़ाई। तभी ये फैंग का शरीर तुरंत फैला और मकड़ी रानी के शरीर में जा लगा, फिर दूसरी तरफ से बाहर आ गया। मकड़ी रानी के शरीर पर एक कटोरे के आकार का खून का गड्ढा रह गया। मकड़ी रानी को मारने के बाद ये फैंग ने रुकने की हिम्मत नहीं की, उसने मकड़ी रानी की लाश पर पैर रखा और गांव में छलांग लगा दी। ये फैंग को वापस आते देख भीड़ जयकारे लगाने लगी। की ज्वार भी धीरे धीरे कम हो गया, पहली लहर का सफलतापूर्वक बचाव किया गया। क्योंकि मकड़ी रानी अचानक प्रकट हुई और अग्रिम पंक्ति को उड़ा दिया, इसलिए मरने वालों की संख्या 400 तक पहुंच गई। जैसे जैसे कि ज्वार धीरे धीरे कम होता गया, सभी ने युद्ध क्षेत्र को साफ करना और अपने आसपास की क्षतिग्रस्त दीवारों को मजबूत करना शुरू कर दिया। गांव में 400 लाशें बड़े करीने से पड़ी थीं, कुछ का तो बस आधा सिर बचा था, कुछ को तब तक खाया गया जब तक कि सिर्फ मांस का एक धागा ही बचा रह गया। कुछ और कीड़ों के अंडों से भरे होने के कारण उन्हें तुरंत लकड़ी पर रखकर जलाना पड़ा। की ज्वार की पहली लहर में भारी नुकसान हुआ, दूसरी लहर आ रही है। सब लोग अपना सब कुछ झोंक दो, अगर हम भोर तक डटे रहे तो जीत हमारी ही होगी। 13वां ने जोर से चिल्लाकर सभी का मनोबल लगातार बढ़ाया। हालांकि सभी के चेहरों पर थकान और बेचैनी के भाव दिखाई दिए। 400 लाशों ने उन पर एक दमनकारी धुंध की परत चढ़ा दी। 10 मिनट से भी कम समय में जंगल से फिर से सरसराहट की आवाज़ आए और सभी अपनी थकान से एक बार फिर तनाव में आ गए। वे घबराहट से आगे देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तरबूज के आकार के ततैयों, उड़ने वाली चींटियों, खून की प्यासी तितलियों और टिड्डियों के झुंड उड़कर बाहर आ गए। अगर पहली लहर ज़मीनी ताकतों की थी तो दूसरी लहर पूरी तरह से हवाई थी, और उन सभी में 3 क्रांतियों की ताकत थी। आसमान से आती भिनभिनाहट ने सबके दिलों में घुटन सी पैदा कर दी। नहीं, मुझे भागना होगा, लोग मर जाएंगे। मेरा असली सार पहली लहर में ही खत्म हो गया, मैं दूसरी लहर का विरोध कैसे करूं? बस हो गया, मैं आज यहीं मर जाऊंगा, मैंने काफ़ी नहीं जिया। नकारात्मक भावनाएं लगातार फैल रही थीं और कुछ लोगों के मन में पहले से ही पीछे हटने के विचार आने लगे थे। कुछ युवा पहले ही पीछे हटने लगे थे, सिर घुमाकर और भयभीत भावों के साथ भाग रहे थे। धिक्कार है, वापस आ जाओ। अगर तुम यहाँ नहीं टिक सकते तो कहीं और भागना एक अंत है। ये 13 गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बेतहाशा चिल्ला रहा था, लेकिन ये बेकार था। सौभाग्य से कई लोगों ने अभी भी रुककर नाइट फैमिली के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। इस समय येयू भी दुविधा में था, अपने साथियों को एक एक करके भागते देखकर उसका दिल कांपने लगा। धिक्कार है, येयू, तुम क्यों नहीं जा रहे? क्या तुम यहीं मरने का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा भाई ये यांग पहले ही गायब हो चुका है। इस समय येयू के बगल से ये जियावेन की आवाज़ आई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये जियावेन और अकादमी के सभी लोगों ने भागने का फैसला कर लिया था। ये देखकर येयू ने दांत पीसते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा। मैं अपने भाई की तरह भाग जाने वाला काय नहीं बनना चाहता। मैं एक नायक बनना चाहता हूँ, एक ऐसा नायक जो परिवार की रक्षा करे। अगर मैं मर भी गया तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। येयू ने जोर से चिल्लाते हुए खुद को प्रोत्साहित किया। ये फैंग ने ये शब्द कुछ ही दूरी पर सुने। ये फैंग ने संतुष्टि के भाव से येयू को देखा। बुरा नहीं येयू, तुम सचमुच मेरे अच्छे शिष्य हो।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये फैंग के शब्दों ने ये युए का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया। इस लड़ाई के बाद उसे गांव में सभी से प्रशंसा मिलेगी और दूसरे लोग उसे नए सम्मान से देखेंगे। नायक बनना, क्योंकि अकादमी के सभी लोग भाग गए थे, यहाँ तक कि वह प्रतिभाशाली भाई ये यांग भी भाग गया था, लेकिन उसने दृढ़ता से गांव की रक्षा की थी। ये युए के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब वह की ज्वार की दूसरी लहर के लिए तैयारी करने लगा। जल्द ही एक गगनभेदी गर्जना हुई और की ज्वार की दूसरी लहर आ गई। जो बचे थे उन्होंने आकाश में उड़ते कीड़ों पर हमला करते हुए अपना सच्चा सार छोड़ा। एक पल के लिए अनगिनत सच्चे सार आकाश में चमक उठे, एक असाधारण सुंदरता लिए हुए, मानो किसी खूबसूरत उल्कापिंड की बौछार हो। सच्चा सार लगातार कीड़ों के झुंड में चमकता रहा, जिससे तुरंत खून के छींटे पड़ने लगे और टूटे हुए अंग और पंख लगातार गिरने लगे। और उड़ने वाले कीड़ों का झुंड भी हमला करने लगा, लगातार गिरते और सबके चेहरों पर झपटते, जिसके बाद लगातार चीखें निकलतीं। इस समय बचे हुए लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, जिससे प्रतिरोध करने में असमर्थता का भाव दिखाई दे रहा था। एक व्यक्ति को मारने के बाद उड़ने वाला कीट अगले पर झपटता और हर झपट्टा उस व्यक्ति के चेहरे पर खून का एक गहरा, हड्डियों तक गहरा गड्ढा छोड़ देता। ये युए की तरफ से वह लगातार आकाश में उड़ते कीड़ों पर गोली चलाता रहा। उसका असली सार अब लगभग समाप्त हो चुका था और उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं। तभी एक टिड्डे ने उसके बगल में खड़े एक साथी का आधा चेहरा काट लिया और ये युए के चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। ये युए डर के मारे चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और वह इतना डर गया था कि जोर से चिल्लाया। तभी एक तरबूज के आकार का हॉर्नेट ये युए के चेहरे की ओर उड़ता हुआ आया। ये युए के पैरों में डर के मारे कोई संवेदना नहीं रही। उसी क्षण एक चांदी की रोशनी चमकी, जिसने हॉर्नेट को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये युए, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, जल्दी से गांव में वापस भाग जाओ। ये फैंग ने आकाश में की ज्वार पर हमला करते हुए ये युए से कहा। ये फैंग के बोलने से पहले ही ये युए डर के मारे भाग चुका था। जिस दिशा में वह भागा वह ठीक वही तीर टॉवर था जहां ये यांग स्थित था। वह लड़खड़ा गया और लड़खड़ाने लगा। उसका असली सार थक गया, उसका सिर घूम रहा था, वह जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पैरों से रेंग रहा था। भागो भागो, जब तक मैं उस जगह से निकल जाऊं मैं बच सकता हूं, ये युए ने भयभीत भाव से कहा और तीर टॉवर के पास पहुंच गया। एक दहाड़ गूंजी और एक 3 क्रांतियों वाला भरिंग अचानक ये युए के पीछे प्रकट हुआ। उसका शरीर एक छोटे बछड़े जितना बड़ा था। इस समय ये युए पूरी तरह से असहाय कहा जा सकता था। वह पलटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें तेज हो गईं जैसे ही उसने झपटते हुए भरिंग को देखा। जैसे ही भरिंग उस पर झपटने वाला था, यंग की आवाज के साथ एक लाल बत्ती चमकी और भरिंग 2 टुकड़ों में बंट गया। ये युए बच गया। उसकी सांस फूल गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक उसे उदासीनता से देख रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ये यांग था। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम भाग गए? ये युए के चेहरे पर उपहास के भाव थे। वह अपने भाई के इस तरह चले जाने से बहुत निराश था। इससे उसकी बदनामी ही होगी और दूसरे लोग दोनों भाइयों को एक ही मानने लगेंगे। माफ करना ये यांग ने ठंडे स्वर में कहा और आत्मा शिशु भाला उठाकर ये युए की ओर तान दिया। क्या? छी! आत्मा शिशु भाले ने ये युए के पैर काट दिए और खून के छींटे पड़ने लगे। ये युए के शरीर में तेज दर्द उमड़ पड़ा। उसे असहनीय दर्द हुआ और उसने संघर्ष करने की कोशिश की, अपनी पृथ्वी श्रेणी तकनीक ज्वाला पवन नृत्य का उपयोग करने की तैयारी की। हालांकि ये यांग एक शक्तिशाली राक्षस जैसा था। एक ही मुक्का मारकर उसने ये युए का सिर तुरंत विकृत कर दिया। ये कैसे संभव है? ये युए को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यांग उस पर हमला करेगा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं और वह उसके सामने विरोध करने में असमर्थ था। उसे धमाका एक और आवाज हुई जब ये युए का सिर फिर से एक मुक्के से धंस गया। उसकी नज़र घूम गई और वह बेहोश हो गया। ये यांग ने कटे हुए छोटे पैरों को आत्मा शिशु भाले से छेद दिया, फिर उन्हें लकड़ी की दीवार के ऊपर फेंक दिया। कीड़ों द्वारा उन्हें पूरी तरह खा लेने के बाद ही ये यांग ने ये युए को उठाया और वहां से चला गया। ये युए को उठाकर ये यांग प्राचीन कुएं की ओर चल पड़ा। उसने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि वहां बहुत कम आबादी थी और भूमिगत गुफा की ओर जाने वाले प्राचीन कुएं से बस एक कदम की दूरी पर था। वह ये युए के साथ नीचे कूद गया। सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सुरक्षित होती थी। इसके अलावा दुष्वप्न बूढ़ा दानव केवल तीसरे की ज्वार के दौरान ही जागता था, इसलिए यह अवधि पूरी तरह से सुरक्षित थी, की ज्वार और कुल के लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त। ये यांग दुष्वप्न बूढ़े दानव के निवास में नहीं गया, बल्कि कुएं के तल पर प्रक्रिया करने के लिए तैयार हो गया। इस समय तल पर पानी कुएं का तल सूख चुका था। कुएं का तल ऊपर वाले से काफी चौड़ा था, इतना बड़ा कि 4 लोग अंदर खड़े हो सकते थे।
कुएं की दीवार काई की एक परत से ढकी हुई थी और कुएं के तल पर केवल हल्की रोशनी ही धुंधली दिखाई दे रही थी। ऊपर कुएं का द्वार ज्यादा बड़ा नहीं था और रात होने के कारण रोशनी बहुत कम थी। ये यांग ने येयू को जमीन पर पटक दिया, आत्मा शिशु भाला निकाला और उससे येयू के कपड़े अलग किए। फिर उसने एक जहरीली सुई निकाली और उसे चुभो दिया। यह जहरीली सुई वही थी जिसका इस्तेमाल येयू ने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान ये यांग पर घात लगाने के लिए किया था, जिसे ये यांग ने रोक कर ले लिया था। यह जहरीली सुई येयू को प्रभावी रूप से लकवाग्रस्त कर सकती थी, जिससे वह हिल नहीं सकता था, और उसके युआन सागर को भी बंद कर सकती थी, जिससे उसे बाहर निकालना आसान हो जाता था। येयू का घात लगाने वाला हथियार अब ये यांग का सबसे ज़रूरी हथियार बन गया। कुछ देर बाद येयू को धीरे धीरे होश आया। उसके भयभीत भाव से ये यांग की आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं दिखी। इस अनुकरण में उसके इस भले छोटे भाई ने उसे कई बार मारा था। अगर वह आज उसे नहीं मारता तो देर सवेर उसके हाथों उसकी मौत हो जाती। लंबा भाला चमका और ये युए की जीभ कट गई। यह उसे दर्द से चीखने और खुद को प्रकट होने से रोकने के लिए था, इसलिए ये यांग ने उसकी जीभ काटने का फैसला किया। भाला ये युए के पेट के निचले हिस्से डेंटियन पर निशाना साधा गया और एक जोरदार वार से पेट का निचला हिस्सा कट गया। एक अंडाकार हथेली के आकार की थैली, बीच में मोटी और किनारों पर पतली, ये यांग के सामने प्रकट हुई। ये जागृति के बाद एक साधक का युआन सागर था जो सच्चे सार से भरा हुआ था। ये धूसर, चिकना और अर्धपारदर्शी था, जिसके चारों ओर कई चमकती हुई शाखाएं जैसी नलिकाएं जुड़ी हुई थीं, जो सभी सच्चे सार के संचार के लिए निकास चैनलों के रूप में काम करती थीं। ये युए का मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा ये यांग को देखते ही वह भय और अविश्वास से भर गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उसका भाई उसके डेंटियन से उसका युआन सागर निकाल रहा था। खून की बूंदें उस पर गिर रही थीं। येयू गुस्से से भर गया, दहाड़कर विरोध करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वह बस निराशा में अपने युआन सागर को छिनते हुए देख सकता था। युआन सागर निकालने के बाद बस एक धूप बत्ती का समय बचा था। अगर चूक जाता तो युआन सागर दुनिया में विलीन हो जाता। ये यांग ने जल्दी से अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया, आत्मा शिशु भाला निकाला और उसे अपने पेट के निचले हिस्से में भोंक लिया। उसने तीव्र दर्द सहते हुए दांत पीस लिए और अपने युआन सागर को पकड़ने के लिए अंदर हाथ बढ़ाया, फिर उसे जोर से बाहर निकाला। तेज दर्द ने उसे तुरंत घुटनों के बल गिरा दिया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। सिर्फ 3 मिनट। इन 3 मिनटों में सच्चे सार के बिना वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये यांग हर शब्द धीरे धीरे बोल रहा था, होश में रहने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर को सच्चे सार के रखरखाव की जरूरत थी, इसके बिना वह 3 मिनट में मर जाएगा। लेकिन तीव्र दर्द ऐसा था जैसे उसकी नसें खींच ली गई हों और हड्डियां निकाल दी गई हों, जिससे ये यांग के लिए अपने शरीर को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। गहरी सांस लेते हुए 1 मिनट बीत चुका था। चक्कर आने की लहरें उसे घेर रही थीं। ये यांग ने बेहोश होने की इच्छा को दबाते हुए ये युए के युआन सागर को अपने डेंटियन में डाला और फिर अनगिनत तंतु जैसी छोटी नलिकाओं को अपने शरीर से जोड़ दिया। कुल मिलाकर 120 सत्यसार नलिकाएं थीं, जो पूरे शरीर में 5 आंतरिक अंगों और 6 हथेलियों से जुड़ी थीं। चूंकि वे जैविक भाई थे, संपर्क में आने पर नलिकाएं स्वतः ही चीख हो जाती थीं और एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करती थीं। ये यांग के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह सत्यसार नलिकाओं को जोड़ने और ठीक करने के लिए लगातार 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा था। 2 मिनट बीत गए और ये यांग उनमें से 3/5वें हिस्से को पहले ही जोड़ चुका था। समय धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ये यांग ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और एक एक करके सत्यसार नलिकाओं को स्पर्श से जोड़ दिया। अंततः जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए, आखिरी सत्यसार नलिका भी जुड़ गई। ये यांग भी बेहोश हो गया। येयू के साथ कुएं की तलहटी में पड़ा रहा। हालांकि येयू की पुतलियां पहले ही फैल चुकी थीं, क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब ये यांग बेहोश था, तब गांव का द्वार गिर चुका था और अनगिनत उड़ने वाले कीड़े गांव में घुस आए, जिससे नरसंहार शुरू हो गया। एक ही मुठभेड़ में सैकड़ों ग्रामीण पूरी तरह से भस्म हो गए और पीछे केवल हड्डियों के ढेर रह गए। गांव को गिरते देख कुल नेता ये शिसान ने बुजुर्गों को पूरी ताकत से आकाश पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उड़ने वाले कीड़ों के आक्रमण को रोका जा सके। हालांकि कीड़ों की बढ़ती संख्या ने सभी को अभिभूत कर दिया। वास्तव में कुल नेता और उन बुजुर्गों के अलावा जो जवाबी हमला कर सकते थे, अन्य लोग मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। कुल नेता, मैं अपने शिष्य येयू को आपके हवाले करता हूँ। उस बच्चे का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़े से मार्गदर्शन से वह निश्चित रूप से गांव का एक महान स्तंभ बनेगा। ये फैंग ने मुड़कर ये जियोजो से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। रुको एल्डर फैंग, तुम क्या कर रहे हो? ये तेरह की आंखें ये फैंग को देखते ही चौड़ी हो गईं। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये फैंग क्या करने वाला है। मुझे येयू से कहो कि वह अपनी इच्छा पूरी करे और भविष्य में गांव की रक्षा करे।
बोलने के बाद ये फैंग उछल पड़ा। रक्तपिपासु तलवार कला 10वीं परत, शरीर 10,000 तलवारों में बदल जाता है। ये फैंग को धीरे से बोलते सुना गया और फिर उसका शरीर तुरंत फट गया, उसका मांस और खून तुरंत चूर चूर हो गया और फिर एकत्रित होकर अनगिनत छोटी लाल तलवारें बन गईं जो आकाश की ओर उड़ गईं। हर छोटी तलवार एक उड़ते हुए कीड़े को मार सकती थी। कुछ देर के लिए आसमान से कीड़ों की बारिश हुई, अनगिनत कीड़ों की लाशें नीचे गिरी, एक अद्भुत दृश्य। समय धीरे धीरे बीतता गया। आंखों में आंसू लिए सभी ने आकाश में उड़ते हुए कीड़ों की लगातार घटती संख्या को तब तक देखा जब तक कि आखिरी लाल छोटी तलवार ने आखिरी उड़ते हुए कीड़े को नहीं भेद दिया। तभी दूसरा की ज्वार समाप्त हुआ। बुजुर्ग ये फैंग, उन्होंने सबकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। ये फैंग के बलिदान ने सभी को जीवित रहने और गांव को आगे बढ़ने का मौका दिया। पूरे गांव ने ये दृश्य देखा। ये फैंग सबके दिलों में एक नायक बन गया। सबने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर गिरे ये फैंग के कपड़ों को प्रणाम किया। ये फैंग की मृत्यु के बाद घने जंगल से दूर से दहाड़ने की आवाजें आईं, जिससे सबके कान के पर्दे दर्द करने लगे। यहाँ तक कि लोगों के कान के पर्दे फट गए और खून बहने लगा। ये यांग भी चीख सुनकर जाग गया। उसने आंखें खोली, कुएं के मुख की ओर देखा और उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ये बुरा है कि ज्वार की तीसरी लहर आ गई है और बूढ़ा शैतान जागने वाला है। एक बार बूढ़ा शैतान जाग गया और उससे टकरा गया तो वह बर्बाद हो जाएगा, वह निश्चित रूप से उसका सफाया कर देगा। येयू ने जल्दी से अपना आत्मा शिशु भाला पकड़ा और कुएं के मुख की ओर चढ़ने के लिए संघर्ष किया। उसका युआन सागर येयू का था। कि ज्वार की दूसरी लहर का विरोध करते हुए येयू का असली सार समाप्त हो गया था, इसलिए ये यांग बिना असली सार के बड़ी मुश्किल से कुएं के मुख से बाहर रेंग सकता था। अचानक ये यांग को एक प्रबल हत्या का इरादा, एक उच्च लोक से दबाव महसूस हुआ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा शैतान जाग गया है। मुझे इतनी देर तक बेहोश रहने की उम्मीद नहीं थी, अब मैं मुसीबत में हूँ। ये यांग पूरी ताकत से ऊपर चढ़ा। उस दबाव का एहसास और भी गहरा होता गया। जैसे ही वह उसके नीचे प्रकट होने ही वाला था, ये यांग आखिरकार कुएं के मुंह से रेंगकर बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पीछे कुएं के मुंह से एक काली धुंध धमाके की आवाज के साथ निकली। बूढ़ा शैतान कुएं से बाहर निकलते ही तुरंत गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। उसके अंतर्निहित दबाव ने ये यांग के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। बूढ़े शैतान के दूर चले जाने के बाद ही ये यांग ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह जमीन पर लेट गया, आकाश की ओर देख रहा था। इस क्षण ये यांग महसूस कर सकता था कि दुनिया के बारे में उसकी समझ में गुणात्मक परिवर्तन आया है। हवा में सच्चे सार की एक स्पष्ट धारणा से लेकर अब आंखें बंद करके अपने चारों ओर सच्ची क्यूई की अनगिनत धाराओं को बहते हुए महसूस करने में सक्षम होना। इसके अलावा युआन सागर की सच्चे सार की आत्मा पुनर्प्राप्ति की गति एक निम्न स्तरीय खाली छिद्र की तुलना में कई गुना तेज थी और इसकी क्षमता 30% से बढ़कर 90% हो गई थी। उसकी शक्ति भी छलांग और सीमा से बढ़ गई थी। इस उच्च स्तरीय खाली छिद्र के साथ वह अब 3 क्रांतियों के अंतिम चरण के साधकों को आसानी से मार सकता था। ये यांग खून से लथपथ था। उसके पेट पर लगे घाव की अभी तक सिलाई नहीं हुई थी और खून धीरे धीरे बह रहा था, जो बहुत भयानक लग रहा था। लेकिन इस समय वह खुश था, बहुत प्रसन्न था। क्या तुम ठीक हो? जल्दी करो, कोई यहाँ एक दुर्घटना हुई है। जैसे ही ये यांग खुश हो रहा था, दूर से एक महिला की आवाज आई। ये यांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह गांव की चिकित्सा टीम की सदस्य ये यंगयिंग थी। बात करें तो उसका अनुभव कुछ कुछ उसके जैसा ही था, दोनों अनाथ थीं। बस फर्क इतना था कि उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। बाद में उसे एक बूढ़ी औरत उठाकर गांव वापस ले आई, जहां उसका पालन पोषण हुआ। हे भगवान, तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में एक कीड़े ने इतना बड़ा घाव कर दिया है। रुको, मैं अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। ये यंगयिंग ने जल्दी से एक रक्तस्राव रोधी गोली निकाली और ये यांग के मुंह में डाल दी। फिर ये यांग के पेट पर लगे घाव को सिलने के लिए सुई और धागा निकाला। वह एक निश्चल युवती थी, जिसकी त्वचा बहुत ही नाजुक और गोरी थी और उसके काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसके सुडौल और सुडौल शरीर में एक अनोखी सुंदरता थी। वह वही देवी थी जिसकी ये जियावेन लंबे समय से पूजा करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये यंगयिंग ने हमेशा ये जियावेन को नज़रअंदाज किया था। उसने ये यांग के घाव पर पट्टी बांधने तक गंभीरता से काम किया, फिर उसके माथे से पसीना पोंछा। तुम ठीक हो येयू? बस वापस जाकर थोड़ी देर आराम करो, ये यंगयिंग ने हल्की मुस्कान के साथ ये यांग से कहा। येयू, तुम्हें कैसे पता कि मैं येयू हूँ? ये यांग चौंक गया, लेकिन उसका स्वर बहुत शांत था। क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही उच्च स्तरीय खाली छिद्र है। निम्न स्तरीय खाली छिद्र धूसर सफ़ेद नहीं बल्कि लाल रंग का होता है, उसने अपने चिकित्सा उपकरण पैक करते हुए कहा और ये यांग से चुपचाप लेटे रहने को कहा क्योंकि कोई जल्द ही उसे बचाने आएगा। मुझे अभी और हताहतों की तलाश करनी है, इसलिए तुम अभी यहीं रहो, ये यंगयिंग ने मुड़कर और हताहतों की तलाश और उनका इलाज करने के लिए चलने से पहले कहा।
रुको, ये यांग की आवाज़ ये यंगयिंग के पीछे से आई। वह जल्दी से मुड़ी और पूछा, क्या और कुछ है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये यांग ने अपने भले से उसका दिल छेद दिया, फिर उसे जोर से दीवार के ऊपर फेंक दिया, जहां छोटे छोटे कीटों के एक समूह ने उसे तुरंत घेर लिया और निगल लिया। मुझे माफ़ करना, ये यंगयिंग, लेकिन तुम मेरा राज जानती थी। ये यांग ने आह भरी। खाली छिद्र का राज उजागर करना बेहद मुश्किल होगा, शायद जानलेवा भी। ये यंगयिंग को खत्म करना ही था। घाव पर पट्टी बांधने के बाद ये यांग का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसने गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखा और गंभीर भाव से बुदबुदाया, अब गांव के प्रवेश द्वार से दूर रहना ही बेहतर है। की ज्वार की तीसरी लहर ऐसी चीज है जिसका नाइट क्लान गांव में कोई विरोध नहीं कर सकता। ... तभी गांव के प्रवेश द्वार पर दूर जंगल से एक दहाड़ गूंजी, जिससे जमीन हिल गई। एक छठी श्रेणी की ड्रैगनफ्लाई धीरे धीरे जंगल से बाहर उड़ी। उसके पीछे एक सुनहरा बिच्छू भी आया, जो अपने साथ एक जोरदार दबाव लेकर आया। वे यहाँ हैं, ये तेरह ने गंभीर भाव से कहा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, भाई तेरह। इसी समय शी परिवार के कुल नेता एल्डर फैंग के साथ नाइट क्लान गांव के द्वार पर पहुंचे। इसके बाद बीस्ट परिवार भी मदद के लिए दौड़ा, क्योंकि अगर नाइट परिवार टिक नहीं पाया तो उनके दोनों परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब चलो मिलकर इनका सफाया करें और इसकी ज्वार जैसी प्राकृतिक आपदा का अंत करें। हालांकि तीनों गांव आमतौर पर एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, फिर भी जब कोई आम आपदा आती थी तो वे अस्थायी रूप से सहयोग करना पसंद करते थे। ये तेरह ने धीमी आवाज में चिल्लाया और सबसे पहले आगे बढ़कर हमला किया। बाकी दो गांव के कुल प्रमुखों ने भी उनका पीछा किया। तीनों स्वामियों के हमले जबरदस्त थे और जमीन लगातार फट रही थी। ड्रैगनफ्लाई और गोल्डन स्कॉर्पियन के शरीर तीनों ने तुरंत ही अपंग कर दिए। लड़ाई लगभग पूरी तरह से हार गई, जिससे ड्रैगनफ्लाई और गोल्डन स्कॉर्पियन के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची। मुझे लगता है कि यह की ज्वार बस यही है, शी परिवार के कुल प्रमुख ने हंसते हुए कहा, फिर ड्रैगनफ्लाई के शरीर पर हथेली से वार किया। तभी एक फुफकार की आवाज गूंजी। जैसे ही 8वीं श्रेणी के कीट सम्राट जंगल से बाहर उड़े, तीनों के चेहरों पर खुशी के भाव तुरंत जम गए। अंततः एक 9वीं श्रेणी की हॉर्नेट रानी प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरे आकाश की बादलों की परतें भारी वायुमंडलीय दबाव से हटकर दोनों ओर बिखर गईं। 9वीं श्रेणी की हॉर्नेट रानी पहले ही बुद्धिमान हो चुकी थी। उसका सूजा हुआ शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था, जिससे सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये तेरह केवल 8वीं क्रांति के मानव लोक में था और बाकी दोनों भी वैसे ही थे। 10 कीट सम्राटों का सामना करना पहले से ही बहुत कठिन था और अब एक 9वीं श्रेणी की हॉर्नेट रानी भी थी। तुरंत सभी के चेहरों पर निराशा के भाव उभर आए। ये तेरह ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और भाग गया। दोनों कुल नेताओं को अभी भी वहीं स्तब्ध छोड़कर एक फुफकार की आवाज हुई और हॉर्नेट रानी का पीला पंख चमक उठा। शी परिवार का कुल नेता रक्त के धुंध में बदल गया। पशु परिवार के कुलगुरु ने भी इस क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की और तेजी से उसके पीछे भागे, लेकिन एक तितली कीट सम्राट ने उन्हें पकड़ लिया। विशाल तितली को पास आते देख वह तेजी से पीछे मुड़े और अपनी हथेली से वार किया। हालांकि वह न केवल तितली सम्राट को घायल करने में असफल रहा, बल्कि तितली ने अपना मुंह खोला और उसका हाथ निगल लिया और हवा में ही रुककर धीरे धीरे चबाने लगा। पशु परिवार के कुलगुरु ने अपना एक हाथ खो दिया और घबराकर वहां से गायब हो गए। ये तेरह गांव वापस भागने के बाद कुछ नहीं बोले और गांव के पीछे की ओर भाग गए। रात्रि कुलगुरु गांव में सभी के चेहरे अभी भी विजय की मुस्कान से चमक रहे थे। उन्होंने आखिरकार इस विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली थी। कई लोग एल्डर फैंग के खंडित अवशेषों को भी इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें भव्य अंतिम संस्कार देने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि दम घुटने वाला दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे आम लोग बेहोश हो गए। 10 कीट सम्राट उड़कर आए, उनके पीछे 9वें दर्जे का हॉर्नेट राजा था। इन 11 दबावों ने ही सभी की लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म कर दी। कीट सम्राट सभी रात्रि कुल गांव में नहीं घुसे, बल्कि वे 3 समूहों में बढ़ गए और तीनों गांवों की ओर उड़ चले। सबसे पहले शिव परिवार पहुंचा। शिकुल का मुखिया पहले ही मर चुका था और उन पर किसी गुरु का शासन नहीं था, इसलिए शिव परिवार एक जीता जागता नर्क बन गया था। 3 कीट सम्राट कीट ज्वार का नेतृत्व करते हुए गांव में घुस आए, बेतहाशा नरसंहार किया और अनगिनत लाशों को पहाड़ों की ऊंचाई तक ढेर कर दिया। शिव परिवार के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सभी इन 3 जानवरों द्वारा मारे गए। उन्होंने किसी भी जीवित प्राणी को, अगर वह हिल भी सकता था, नहीं छोड़ा। शिव परिवार दर्द से चीख उठा। कुछ कुल के लोग कटे हुए हाथ पकड़े गांव के बाहरी इलाके की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक छोटे की ज्वार ने उन्हें निगल लिया और मार डाला। ये साधक तो बच सकते थे, लेकिन नश्वर लोग बस एक एक करके की ज्वार द्वारा निगले जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय में ही शी परिवार का गांव तबाह हो गया था। पूरा गांव लाल रंग से रंगा हुआ था और खून की बदबू कई मील दूर नाइट फैमिली गांव से भी साफ सुनाई दे रही थी।
अगला था बीस्ट परिवार। सौभाग्य से बीस्ट परिवार का कुल नेता भागा नहीं था और बचे हुए बुजुर्गों का नेतृत्व करते हुए कीट सम्राटों से मौत तक लड़ता रहा। बाईहोंग ने भी संकट को भांप लिया था। 11 कीट सम्राट लगभग अजेय थे। वह पहले ही चुपचाप निकल चुकी थी, भागने का रास्ता ढूंढने की तैयारी में। वह चुपके से नाइट क्लान गांव की ओर चल पड़ी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नाइट क्लान गांव के सामने था। वह अभी भी शूलिंगर के रूप में थी। अपनी असाधारण साधना प्रतिभा के साथ उसका क्षेत्र पहले ही मानव क्षेत्र 3 चक्करों तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी शक्ति अभी भी बहुत कम थी, फिर भी वह खतरे का सामना करते समय एक दो चीज़ों को संभाल सकती थी। हालांकि इस घने पहाड़ी जंगल से अकेले निकलने की संभावना कम थी, फिर भी कीट सम्राटों द्वारा खाए जाने से तो बेहतर ही था। इसके अलावा बाईहोंग के सामने एक और खतरा था जो उसके दिल पर पत्थर की तरह भारी पड़ रहा था। वह नाइट फैमिली विलेज का ये यांग था। वह असल में उसका राज जानता था। जिस क्षण से वह ये यांग से हारी, उसने चुपचाप ये यांग को खत्म करने की कसम खा ली, लेकिन उसकी योजनाएं बदलते हालात के साथ नहीं चल सकीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह कार्रवाई की तैयारी कर रही होगी, एक कीट ज्वार आएगा जो उसे यह जगह छोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये यांग, उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। अगर यह कीट ज्वार न होता तो शायद वह पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका होता। बाईहोंग ने ठंडे स्वर में कहा, पहाड़ी रास्ते से लगातार भागते हुए नाइट क्लैन विलेज की ओर तेजी से बढ़ते हुए। अचानक एक चौथे क्रम का प्रारंभिक चरण का प्रार्थना करने वाला मैंटिस प्रकट हुआ। वह 3 मीटर लंबा था, उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का था और उसकी दोनों आंखों से अंदर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में शिकारी की तरह अपने शिकार को देखकर खुशी झलक रही थी। बाईहोंग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, इससे पहले ही उसने उसे झपट लिया। वह जल्दी में थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंटिस चुपचाप आ रहा है। मैंटिस का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही रहा था। बाईहोंग का दिल धड़क रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। मैंटिस द्वारा अपना गला रेतते देख बाईहोंग की आंखें निराशा से भर आईं। तभी एक झंझनाहट की आवाज के साथ दूर से एक लाल भाला चला, जिसमें एक सुनहरा भाला था, जिसने मैंटिस को जमीन पर गिरा दिया। ये यांग। बाईहोंग ने उस जाने पहचाने लंबे भाले को पहचान लिया और तुरंत ये यांग के बारे में सोच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और एक भावहीन चेहरा देखा। उसका रंग नाजुक था और उसकी निगाहें गहरी थीं। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में ये यांग था। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, इसकी ज्वार को एक स्वामी बचाएगा। ये यांग के शब्दों ने उसे फिर से चौंका दिया। ये यांग ने ऐसा क्यों कहा? क्या उसे कुछ पता था? बाईहोंग मुड़ी, उसकी खूबसूरत आंखें सीधे ये यांग को घूर रही थीं। ये यांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। क्या उसे अपने सामने खड़े इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए? अगर वह वापस जाती और जैसा उसने कहा था कोई मदद करने वाला नहीं होता, तो वह जरूर मर जाती। वह एक दांव लगा सकती थी और शायद इस पुराने जंगल से जिंदा बच निकल सकती थी। मानो बाईहोंग के विचारों को समझते हुए ये यांग फिर बोला, 3 क्रांतियों के अंतिम चरण में अपनी ताकत के भरोसे यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर मैं निकल पाता तो बहुत पहले ही निकल गया होता। ये यांग धीरे से बोला। वह एक तथ्य बता रहा था। हालांकि कि ज्वार अब खतरनाक हो गया था। हालांकि 3 गांवों ने उसका अधिकांश भाग नष्ट कर दिया था, फिर भी जंगल में कुछ अवशेष बचे थे। इसके अलावा जंगल के बीचों बीच दुर्लभ और विदेशी जानवरों की एक बड़ी संख्या थी। अगर कोई इस जानवर आबादी वाले इलाके से बाहर निकल भी पाता तो जंगल के बाहरी इलाके में रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप मौजूद था। डाकुओं के उस समूह ने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि उनके नेता का चित्र कभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया था, जिससे वह अब तक जीवित है। इस समय बाईहोंग बेहद चिंतित थी, सोच रही थी कि क्या ये यांग की बातें सुननी चाहिए। वह बेचैन और बेचैन थी। उसके पीछे जानवरों के परिवार से चीखें निकलने लगी थीं। एक पल सोचने के बाद बाईहोंग की खूबसूरत आंखों ने ये यांग को देखा और उसने गंभीरता से कहा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं और तुम मुझे बचाने क्यों आए हो? इस समय बाईहोंग के मन में कई सवाल थे। ये यांग को उसकी पहचान कैसे पता चली और वह उसकी स्वर्गीय रहस्यों में झांकना विरासत से कैसे परिचित था? ये यांग को सब कुछ क्यों पता लग रहा था? मैं न सिर्फ तुम्हारे बारे में जानता हूं, बल्कि तुम्हारी असली पहचान भी जानता हूं, बाईहोंग। ये सुनकर बाईहोंग मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी। बहुत कम लोग उसका ये नाम जानते थे, यहाँ तक कि जब वह कारवां में शामिल हुई तब भी उसने एक नकली नाम इस्तेमाल किया। बाई परिवार की पूर्वज कभी शाही महल के प्रमुख बुजुर्गों में से एक थीं, लेकिन प्रथम राजकुमार ने उनकी सुंदरता पर लालच किया और उन्हें बलपूर्वक अपवित्र करने की कोशिश की। क्रोध में बाईहोंग ने प्रथम राजकुमार का हाथ काट दिया, जिसके कारण उसके परिवार का नाश हो गया। उसके सभी परिवार के सदस्यों को प्रथम राजकुमार ने मार डाला और उसके बाई परिवार के पूर्वज को अंततः राजकुमार ने फंसाकर मार डाला।
अंततः केवल वह बाईहोंग शाही महल से भाग निकली, अपना नाम बदला, कारवां में शामिल हुई और बीस्ट परिवार में आ गई। बाईहोंग ने लगन से साधना करने और समय मिलने पर राजवंश को नष्ट करने की शपथ ली। ये यांग के आगे बोलने से पहले ही बाईहोंग ने अपनी हथेली उठाकर ये यांग के चेहरे पर थपथपा दी। वह अपनी पहचान उजागर नहीं होने देना चाहती थी। उसे अभी भी एक बड़ा बदला लेना था, उसे अभी भी प्रथम राजकुमार को मारना था। ये यांग की बात करें तो वह बहुत कुछ जानता था, लेकिन उसे मारने से ही समस्या का समाधान हो सकता था। हालांकि बाईहोंग की हथेली का सामना करते हुए ये यांग ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे यूं ही दूर फेंक दिया। इतनी ताकतवर, ये कैसे संभव है? बाईहोंग का दिल सदमे की लहरों से भर गया। पिछली बार जब वे लड़े थे तो उसने पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन अब 3 क्रांतियों के अंतिम चरण तक उसकी साधना में लगातार सुधार होने के बावजूद वह आसानी से उसके द्वारा परास्त हो गई। एक पल के लिए बाईहोंग की आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए। आखिर यह ये यांग कौन है? चलो यिन यांग द्विविध साधना करते हैं। इस तरह तुम भी अपने राज्य में तेजी से सुधार कर सकते हो और मैं यहाँ से जल्दी जा सकता हूँ। द्विविध साधना सामान्य साधना से दोगुनी तेज थी, जो यिन और यांग के सामंजस्य पर जोर देती थी। एक साथ साधना करने वाले 2 लोग अपनी प्रगति को दोगुना कर सकते थे। एक दूसरे की साधना से प्राप्त सच्चे सार को एक दूसरे के शरीर में प्रवाहित करके एक तीव्र साधना पद्धति का निर्माण हुआ। यह उसके बाई परिवार की एक अनूठी साधना तकनीक थी। इस साधना तकनीक के कारण ही बाई परिवार के पूर्वज की साधना तेजी से आगे बढ़ी, संत राज्य तक पहुंची और शाही शहर के एक महापुरुष बने। ये यांग के शब्दों ने बाईहोंग को फिर से चौंका दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके सारे राज उसके सामने ये यांग नाम के इस व्यक्ति को पता थे। मानो वह उसके सामने एक धारा की तरह पारदर्शी थी और उसे साफ दिखाई दे रही थी। क्या उसके पास अफवाहों वाली स्वर्गीय रहस्यों में झांकना साधना तकनीक हो सकती है? हाँ, ये सच ही होगा, उसके पास स्वर्गीय रहस्यों में झांकना साधना तकनीक जरूर होगी। बाईहोंग ने जब ये सोचा तो उसके मन का अधिकांश आश्चर्य गायब हो गया। स्वर्गीय रहस्यों में झांकना साधना तकनीक कुछ बातें उजागर कर सकती थी, जिससे इतिहास और भविष्य देखने की क्षमता मिलती थी, लेकिन ये बहुत अनोखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साधना तकनीक का उपयोग करने से सच्चा सार नहीं, बल्कि जीवन काल नष्ट होता था। इस कारण लगभग कोई भी स्वर्गीय रहस्यों में झांकना की साधना नहीं करता था और यह साधना तकनीक एक पारिवारिक विवाद के कारण लुप्त हो गई थी। तो प्रसिद्ध स्वर्गीय रहस्यों में झांकना वास्तव में ये यांग के हाथों में पड़ गया। लगता है उसे मेरे सब कुछ पता है। बाईहोंग की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और ये यांग के शब्दों से उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। हालांकि वह अंदर ही अंदर दुविधा में थी, सोच रही थी कि क्या सामने वाले पर भरोसा करे। जल्द ही वह शौचालय मिल जाएगा जहां शॉलिंगर का शव फेंका गया था। ये यांग ने बाईहोंग की ओर देखते हुए चुप्पी तोड़ी और कहा। ये कहकर ये यांग मुड़ा और नाइट फैमिली विलेज की ओर चल पड़ा, क्योंकि नाइटमेयर और ओल्ड डेमन के हस्तक्षेप से की ज्वार जल्द ही समाप्त होने वाला था। उस समय उसे संदेह से बचने के लिए गांव में ही रहना था। जाते हुए ये यांग ने बाईहोंग की ओर पीट करके कहा कि ज्वार समाप्त होने के बाद शी परिवार नष्ट हो जाएगा और उनके कबीले के बचे हुए अवशेष नाइट फैमिली विलेज में विलीन हो जाएंगे। जहां तक बीस्ट फैमिली की बात है, अपने कुल नेता जैसे गुरु को खोने के बाद ये तय है कि कुछ लोग उन्हें छोड़कर नाइट फैमिली में शामिल हो जाएंगे। जब वह समय आएगा तो आपको भी नाइट फैमिली में शामिल हो जाना चाहिए। इस लड़ाई के बाद बीस्ट फैमिली विलेज को उबरना बहुत मुश्किल लगेगा और ये तब तक लगातार कमज़ोर होता जाएगा जब तक कि यह खत्म न हो जाए। ये कहने के बाद ये यांग ने वन स्टेप अवे का इस्तेमाल किया और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। जब से उसे उच्च श्रेणी का एपच मिला, ये यांग को अब असली सार के उपभोग की चिंता नहीं रही। इस समय उसका असली सार न केवल प्रचुर मात्रा में था, बल्कि कम श्रेणी की योग्यता की तुलना में कई गुना तेजी से वापस भी आ रहा था। ये यांग के जाने के बाद बाईहोंग गहरी सोच में डूब गई। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतना समय बीतने के बाद उसने नाइट फैमिली विलेज की ओर देखा, अपने मोती जैसे दांतों को हल्के से काटते हुए। मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगी, ये यांग। बाईहोंग गांव लौटी और उसे वह शौचालय मिला जहां उसने कभी शॉलिंगर का शव फेंका था। हथेली के एक ही वार से अनगिनत बारिश की बूंदों ने शौचालय को ढहा दिया और उसे दफना दिया। ये सब संभालने के बाद बाईहोंग ने गांव के बीचों बीच देखा। उसने देखा कि जानवर परिवार के कई बुजुर्गों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। जानवर परिवार का कुल नेता एक कटे हुए हाथ के साथ लड़ रहा था। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था और वह मरते दम तक जानवर परिवार के गांव की रक्षा करने की कसम खा रहा था। इस समय वह खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल था। जानवर परिवार ही वह जगह है जहां मैं पैदा हुआ और जहां मेरा पूरा जीवन पला बढ़ा। मैं तुम जानवरों को यहाँ कैसे बैलगाम घूमने दे सकता हूँ? पशु परिवार के कुलगुरु शौ तियानशिंग तीनों कीट सम्राटों के साथ नाश होने की तैयारी करते हुए दहाड़े।
तभी एक असीम रूप से शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। आसमान में एक काले वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। देखने में वह कद में छोटा, लगभग 1.5 मीटर लंबा, लाल बालों और लाल आंखों वाला बहुत ही भयानक लग रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रात्रि परिवार का पूर्वज दुष्वप्न दैत्य था। वह बस तीनों गांवों के ऊपर चुपचाप खड़ा रहा और एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ जिससे 10 कीट सम्राटों ने अपनी गतिविधियां रोक दी और अपनी कार्य करने की क्षमता खो दी। ये वास्तव में एक की ज्वार है। इस बार अपने इतने सारे कुलपुरुषों को खोने के बाद मैं कब फिर से जीवित हो पाऊंगा, ये शापित जानवर। दुष्वप्न ने अपनी भयावह लाल आंखों से रात्रि वंश के गांव की ओर देखा, जहां हर जगह लाशें बिखरी थीं और कीट सम्राट अभी भी उसके वंशजों को एक एक करके खा रहे थे। दुष्वप्न का हृदय क्रोध से भर गया। वह अपने वंशजों के लिए व्यथित नहीं था, बल्कि चिंतित था कि उसके बहुत से वंशजों की मृत्यु उसकी पुनरुत्थान योजना को प्रभावित करेगी। वर्तमान में वह आदिम आत्मा के बिना केवल एक खोल था। अपने 3000 वंशजों की बलि देकर ही वह स्वयं को पुनर्जीवित कर सकता था। दुष्वप्न वृद्ध दानव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मुरझाए काले हाथ ने काले धुएं का एक गोला इकट्ठा किया जिसे उसने फिर नीचे फेंक दिया। काला धुआं तुरंत फैल गया और कुछ ही देर में इसने 10 ली के क्षेत्र को ढक लिया। जैसे ही कीट ज्वार और कीट सम्राट काले धुएं के संपर्क में आए, उनके शरीर सड़े हुए रक्त में बदलने लगे। मनुष्यों से सामना होने पर काला धुआं स्वतः ही बिखर जाता था और व्यवस्थित रूप से सभी गैर मानव प्राणियों को मार डालता था, एक चींटी को भी नहीं बख्शता था। कुछ ही देर में 10 ली त्रिज्या में मनुष्यों के अलावा कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचा। अभी भी एक छोटी सी मधुमक्खी क्यों बची है? दुष्वप्न वृद्ध दानव ने फिर 9वें दर्जे के हॉर्नेट सम्राट को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। हालांकि वह 9 क्रांतियों वाले मानव लोक का विशेषज्ञ भी था, फिर भी वह कभी एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने संत लोक में प्रवेश किया था। उसकी शक्ति 9 क्रांतियों से कहीं बढ़कर थी और अब वह एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मार सकता था, जिससे वह थोड़ा सा आह भर रहा था। लगता है मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे वंशजों की जनसंख्या 3000 तक कब पहुंचेगी। अब इसकी ज्वार के बाद मुझे लगता है मुझे फिर से बहुत लंबा इंतजार करना होगा। दुष्वप्न वृद्ध दानव ने आह भरी, धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे नीचे की ओर दबाया। आसमान से एक काली हथेली नीचे उतरी। हथेली काले धुएं से घनीभूत थी। वह धीरे धीरे गिरी और अंततः हॉर्नेट सम्राट पर जा गिरी। तुरंत जमीन फट गई और हवा का एक झोंका फूट पड़ा। पूरी पर्वत श्रृंखला एक पल में कई मीटर नीचे धंस गई। हॉर्नेट रानी को फिर से देखा, वह पहले ही मांस का लेप बन चुकी थी। ये सब हल करने के बाद दुष्वप्न बूढ़ा दानव एक बार फिर अपने स्थान से गायब हो गया और नाइट फैमिली विलेज के नीचे गुफा में लौट आया। जैसे ही काली धुंध छंटी, सभी ने काले खून से सनी जमीन देखी और वे सभी भयानक कीट सम्राट गायब हो गए। क्या हुआ? वे कीट ज्वार कहाँ हैं? मैंने आकाश में एक आकृति देखी। ये वही सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति होगा जिसने हमें फिर से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। वाह, वह वरिष्ठ व्यक्ति जरूर हमारे गांव के पास खेती कर रहा होगा और जब उसने देखा कि हम मुसीबत में हैं तो वह हमारी मदद के लिए आया। उस वरिष्ठ व्यक्ति ने अब तक हमारे नाइट फैमिली विलेज को कई बार बचाया है। नाइट फैमिली विलेज के लोग बच जाने के बाद जमीन पर घुटने टेककर उस अज्ञात काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हस्तक्षेप के लिए कृतज्ञता में झुक गए। कुछ लोगों ने उस सम्मानित व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए एक मूर्ति बनाने का भी सुझाव दिया। गांव लौटते हुए ये यांग ने रास्ते में अपने कुल के लोगों को घुटने टेककर प्रणाम करते देखा, जिससे वह खुद को उपहास से मुक्त नहीं कर सका। अज्ञानी लोग। हालांकि ये यांग की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन पास ही घुटनों के बल बैठे ये शेंग ने उसे सुन लिया। उसने तुरंत असंतुष्ट होकर ये यांग की ओर इशारा किया और कहा, ये यांग, तुम किसे अज्ञानी कह रहे हो? हालांकि उससे ये यांग की अर्थपूर्ण मुस्कान ने जवाब दिया, जो ये शेंग की नज़रों में खुद का उपहास बन गई। धिक्कार है सब लोग, ये यांग को देखो, इस कृतघ्न दुष्ट को। यह उस वरिष्ठ के प्रति कितना अनादरपूर्ण है जिसने हमें बचाया। ये सचमुच एक निर्दयी बदमाश है। ये शेंग पागल कुत्ते की तरह उछल पड़ा। ये यांग की ओर इशारा करते हुए भीड़ पर चिल्लाया। ये शेंग के शब्दों ने सभी के दिलों में गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने अभी अभी अपने किसी प्रियजन या अपने किसी अंग को खोया था और इस समय वे पहले से ही दबे हुए गुस्से से भरे हुए थे जिसे वे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ये शेंग के शब्दों के साथ ये यांग तुरंत उनकी हताशा का निशाना बन गया। एक एक करके घुटने टेके कबीले के लोग खड़े हो गए। इससे पहले कि वे ये यांग पर आरोप लगाने के लिए मुंह खोल पाते, ये यांग ने हाथ बढ़ाया, ये शेंग को पकड़ लिया और उसे जोर से मुक्का मारा। धमाका! ये शेंग सीधे उड़ गया, उसकी उड़ोस्थी टूट गई और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब कबीले के बुजुर्ग लड़ रहे थे तब तुम सब क्या कर रहे थे? जैसे ही तुम्हें पता चला कि गांव का प्रवेश द्वार टूट गया है, तुम सब बुजुर्गों को छोड़कर भाग गए। क्या तुम्हें कृतघ्न होने की बात कहने का भी अधिकार है? ये यांग के ये कहते ही उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए। सब चुप हो गए। बहस बंद करो सब लोग।
अब आइए हताहतों की गिनती शुरू करें और अपने घरों का पुनर्निर्माण करें। तभी ये 13 दूर से धीरे धीरे वहां आया। वह लंगड़ा रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुल नेता, बहुत बढ़िया, तुम मरे नहीं हो। गांव वालों ने खुशी से कहा, क्योंकि अगर ये 13 मर गया तो उनकी सुरक्षा छिन जाएगी और थोड़े से भी शक्तिशाली जानवर गांव में घुस सकते थे। केवल उसके जैसे 8वें दर्जे के विशेषज्ञ की सुरक्षा में ही वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। सब लोग जाकर मदद करो और देखो कि कोई बचा है या नहीं। कुल नेता ये शिसान ने जल्दी से बात की तैयारी शुरू कर दी। तभी सभी एक एक करके युद्ध क्षेत्र खाली करने के लिए तितर बितर हो गए। ये यांग, क्या तुमने ये यू को देखा है? कुल नेता ये शिसान को एल्डर फैंग की ये यू की देखभाल करने की अंतिम प्रार्थना याद आ गई, इसलिए जब उसने ये यांग को देखा तो उसने उससे पूछा। ये यांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उसे पता नहीं था, फिर मुड़कर चला गया। इसकी ज्वार में न केवल ये यू गायब है, बल्कि कुल नेता ये 13 का पोता ये जियावेन भी गायब है। सिमुलेशन में ये जियावेन की मृत्यु नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ चीजें बदल दी थी, धीरे धीरे एक तितली प्रभाव बना जो ये जियावेन को उसमें घसीट ले गया और की ज्वार की तीसरी लहर में उसकी मृत्यु का कारण बना। ये यांग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, उसके पीछे कुल नेता ये 13 अभी भी अनजान था। ये जियावेन के गायब होने से भी उन्हें काफी मदद मिली। इस वजह से कुल नेता ये 13 अपने पोते के गायब होने का गम भुला नहीं पाए और इस तरह ये यूए के गायब होने की जांच को नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन बीत गए, तीनों गांवों में हुई मौतों का हिसाब लगाया गया, पाषाण परिवार का सफाया हो गया और बचे हुए कुलों के लोगों के पास रात्रि परिवार में शामिल होने और उनका हिस्सा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पशु परिवार को पाषाण परिवार की तुलना में कम नुकसान हुआ क्योंकि शौतियानशिंग के दृढ़ प्रतिरोध ने उनके नुकसान को कम कर दिया, लेकिन 8 बुजुर्गों ने बहादुरी से अपना बलिदान दिया। शौतियानशिंग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। ये स्पष्ट था कि पशु परिवार का अंतिम अंत बस समय की बात थी। इस समय कुछ लोगों ने पशु परिवार को धोखा देना शुरू कर दिया और रात्रि परिवार गांव में शामिल हो गए। इसकी ज्वार के बाद रात्रि परिवार गांव ने 600 से ज्यादा लोगों को खो दिया, लेकिन बदले में अन्य परिवारों के लगभग 2000 लोग शामिल हो गए। हालांकि वे मुख्य कबीले से नहीं थे, फिर भी उनके शामिल होने से नाइट फैमिली विलेज में काफी लोकप्रियता और विकास हुआ। एक हफ्ते बाद कबीले के नेता ये 13 को बेचैनी होने लगी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने अपने प्यारे पोते ये जियावेन को नहीं देखा था। रहस्यमय व्यक्ति की मदद से की ज्वार से एक भी कीड़ा नहीं बचा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पोते की आकृति को लंबे समय तक नहीं देखा था। कबीले के नेता ये 13 ने नए शामिल हुए स्टोन फैमिली और बीस्ट फैमिली सहित सभी कबीले के लोगों को पूरे युद्ध क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए इकट्ठा किया और गांव के आसपास के इलाकों की भी बारीकी से जांच की, लेकिन ये जियावेन का कोई सुराग नहीं मिला। अब कबीले के नेता ये 13 घबरा गए। उनके पास केवल यही एक पोता था, उनका अपना बेटा एक मिशन पर मर गया था। अगर ये जियावेन मर जाता तो उसके कोई वंशज नहीं होते। बार बार जांच पड़ताल के बाद उसे देखने वाला आखिरी व्यक्ति ये शेंग था। ये शेंग के अनुसार उस समय वे साथ थे, लेकिन जब की ज्वार की दूसरी लहर विफल हो गई तो वे अलग हो गए। बाद में क्या हुआ ये शेंग को याद नहीं, वह उस समय बहुत डरा हुआ था और बस भागने की फिक्र में था, इसलिए उसने ये जियावेन के ठिकाने पर ध्यान नहीं दिया। ये शब्द कुल नेता ये 13 के दिल पर भारी पड़े, उसे स्पष्ट रूप से लगा कि ये जियावेन गंभीर खतरे में है। ये यू भी गायब थी, जिसे एल्डर फैंग ने अपनी मृत्यु से पहले उसे सौंपा था, फिर भी ये यू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इन शब्दों ने सूक्ष्म रूप से संकेत दिया कि ये जियावेन गंभीर खतरे में थी और इसकी ज्वार में उसके मरने की प्रबल संभावना थी। एक पल के लिए कुल नेता ये 13 हताश दिखे, उनकी आंखें बेजान थीं। जिया एर, ये यू, तुम कहाँ हो? कबीले का नेता ये 13 आंगन में बैठा था, उसकी आंखें खोई हुई थीं और वह बार बार यही शब्द दोहरा रहा था। अचानक कबीले का नेता ये 13 उठ खड़ा हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिया एर यूं ही गायब हो गया, वह कहीं छिपा होगा। हाँ, वह जरूर वहीं छिपा होगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उसे खोद कर निकालूंगा। जिया एर, दादाजी का इंतजार करो, दादाजी तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। कबीले का नेता ये 13 मानो पागल हो गया हो, अपने घर से बाहर भागा और गलियों में हर जगह ढूंढने लगा। वह लाशें पलटता, बार बार कूड़े के ढेरों में झाड़ू लगाता और जहां भी जाता जोर जोर से ये जियावेन का नाम पुकारता। सड़क पर लाशें साफ कर रहे रसद कर्मचारी ये दृश्य देखकर चौंक गए। वे तुरंत पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कबीले के नेता ये 13 ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारकर भगा दिया। तुम सब मेरे जियावेन को वापस कर दो, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? कबीले के नेता ये 13 के बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा भयंकर था, क्योंकि वे हर किसी से पूछ रहे थे कि उनका पोता कहाँ छिपा है। उनका ये रूप देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कबीले का नेता अपने पोते को खोने के दुख से पागल हो गया है। एक स्वर्ण कवच रक्षक, जिसे कबीले के नेता ये 13 ने थप्पड़ मारा था,
अब जमीन से उछलकर खड़ा हो गया, उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह डर के मारे चिल्लाया, कबीले के नेता, तुम्हें क्या हुआ है? तभी कई स्वर्ण कवच रक्षक आगे आए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक धमाके के साथ कई लोग फिर से उड़ गए। तुम मेरी जिया एयर लौटा दो, मेरी जिया एयर लौटा दो। कुल नेता ये तेरह की आंखें तेजी से चमक उठीं और उसने चारों ओर सबको देखा। अब जो कोई भी कुल नेता ये तेरह के पास जाता वह बेरहमी से हमला करता, यहाँ तक कि बड़ों को भी उसके पास पहुंचना मुश्किल हो जाता था। पिछले कुछ दिनों में ये जियावेन की तलाश में उसे जो खबरें मिल रही थीं वे लगातार दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही थीं और हर एक प्रहार से कुल नेता ये तेरह का मन अशांत होता जा रहा था। आखिरकार वह घर लौटा और खाली आंगन देखा और उसे 1 से 11 साल की उम्र तक की ये जियावेन की यादें ताज़ा हो गईं। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैंने जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है वह सुंदर है? दादाजी, उस येशेंग ने मेरा कैंडी नागफनी छीन लिया। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं दादाजी जैसा बनना चाहता हूं और सबकी रक्षा के लिए कुल नेता बनना चाहता हूं। दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे एक गुरु बनना होगा और अच्छाई को बढ़ावा देते हुए बुराई को दंडित करना होगा। ये जियावेन की बचपन से लेकर जवानी तक की यादें कुल नेता ये तेरह के मन में लगातार उमड़ती रहीं और अचानक उनका मन ये जियावेन को खोने का दुख सहन नहीं कर सका और वे अपने पोते की तलाश में पागल हो गए। कुल नेता ये तेरह सड़क पर टहल रहे थे, कभी दिल खोलकर हंस रहे थे, कभी फूट फूट कर रो रहे थे और कभी चुप हो रहे थे। अब नाइट फैमिली विलेज में केवल 6 बुजुर्ग बचे थे जो इस समय परिवार के पैतृक हॉल में एक बैठक कर रहे थे। उपस्थित सभी लोग परिवार के उच्च स्तरीय निर्णयकर्ता थे और उनके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। कुल हॉल के चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और सभी के भाव अलग अलग थे, कुछ आहें भर रहे थे, कुछ गंभीर थे, कुछ कड़वे थे। काफी देर बाद आखिरकार एक बुजुर्ग बोला, अब कुल नेता ये तेरह अपने प्यारे पोते के निधन के कारण पागल हो गए हैं, लेकिन नाइट फैमिली विलेज इस समय एक नाजुक मोड़ पर है और पूरी स्थिति को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। आप सब इस मामले में क्या सोचते हैं? एल्डर ये कियांग ने बात की, जो मार्शल आर्ट प्रशिक्षक भी थे जिन्होंने ये यांग को पढ़ाया था। कुल के नियमों के अनुसार यदि कुल नेता उत्तराधिकार प्राप्त करने में असमर्थ है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो बुजुर्गों को उत्तराधिकार मिलेगा और सर्वोच्च साधना क्षेत्र वाला व्यक्ति कुल नेता या अस्थायी कुल नेता के रूप में कार्य करेगा। ये सुनकर सभी पीछे की पंक्ति में बैठे ये जियोजो की ओर देखे बिना नहीं रह सके। एल्डर ये फैंग कभी हमारे बीच सर्वोच्च साधना क्षेत्र वाले एल्डर थे, अब उन्होंने गांव की रक्षा के लिए बहादुरी से अपना बलिदान दे दिया है। वर्तमान में एल्डर ये जियोजो के पास सर्वोच्च साधना क्षेत्र है ना? एल्डर ये डुआन ने फिर से कहा, उनकी नज़रों में ये जियोजो की ओर असंतोष का भाव था। हालांकि ये जियोजो ने पिछली बार अच्छे हथियार बनाने का अपना मौका गंवा दिया था, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर परिवार की देखरेख के लिए किसी शक्तिशाली बुजुर्ग के बिना सब कुछ निश्चित रूप से अस्त व्यस्त हो जाता और ये जियोजो के पास शीर्ष उम्मीदवार बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 घंटा बीत गया और बुजुर्गों के बीच बार बार विचार विमर्श के बाद सभी ने अस्थायी कुल नेता के पद के लिए ये जियोजो को वोट दिया। ये परिणाम पाकर ये जियोजो बहुत खुश हुआ और उसने गांव के पुनर्निर्माण में अपना पूरा योगदान देने की कसम खाई जब तक कि कुल नेता ये तेरह जाग न जाएं। हालांकि उसने ये कहा, ये जियोजो ने मन ही मन कामना की कि कुल नेता ये तेरह हमेशा के लिए कोमा में रहे या उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसे खत्म कर दे। हालांकि कुल नेता ये तेरह 8वीं क्रांति के दायरे में था और उससे छुटकारा पाना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। उसने मन ही मन ये सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर और संयमित भाव था जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके पास जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही पैतृक भवन से निर्णय गांव में पहुंचा दिया गया और ये जियोजो को अंतरिम कुल नेता का पदभार ग्रहण कराया गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान ये यांग था। जब उसने ये खबर सुनी तो मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी जिससे वह स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? सिमुलेशन में हालांकि ये तेरह ने अपने पोते को खो दिया था, लेकिन वह पागल नहीं हुआ और ये जियोजो के लिए उसी क्षण कुल नेता बनना और भी असंभव था। लगता है इतिहास मैंने फिर से बदल दिया है, ये बुरा है। ये यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बहुत सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इसका कारण ये यूं ही होना चाहिए। शुरुआत में ये जियावेन की मृत्यु ऐसी थी जिसे ये तेरह सहन कर सकता था, लेकिन ये तेरह भी ये फैंग द्वारा छोड़ी गई अंतिम इच्छा को पूरा करने में विफल रहा। इस दोहरे आघात के तहत ये तेरह बार से टूटे हुए बांध की तरह था, दबाव झेलने में असमर्थ और मानसिक रूप से टूट गया। ये जियोजो का कुलगुरु बनना मेरे लिए निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा। लगता है इतिहास बहुत बदल गया है। आगे के घटनाक्रम को समझने के लिए मुझे फिर से अनुकरण करना होगा। ये यांग की आंखें ठंडे कुंडों जैसी थीं और उसने धीरे से पैतृक भवन की ओर देखा। उस पर संकट का सा छा गया। उसे लग रहा था कि ये जियोजो के पदभार ग्रहण करने से उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी।
उसे बढ़त हासिल करने के लिए जल्दी से एक और अनुकरण करना होगा। ऐसा हुआ कि इस महीने मेरा वेतन लेने का समय हो गया। हालांकि ये तेरा पागल हो गया है, लेकिन ग्राम सुरक्षा इकाई की व्यवस्था अभी भी लागू है। परिवार के पैतृक भवन में जाकर 500 चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के बाद वह अपने घर लौट आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और रिचार्ज करने का फैसला किया। रिचार्ज सफल रहा। वर्तमान शेष 500 चांदी के सिक्के हैं। क्या तुम लाइफ सिम्युलेटर इस्तेमाल करना चाहते हो? हर इस्तेमाल की कीमत 500 चांदी के सिक्के है। हाँ। 11 साल की उम्र में ये जिउजू कबीले का सरदार बन गया और तुम्हें हर जगह निशाना बनाने लगा, जिससे तुम सबसे बहिष्कृत हो गए। 12 साल की उम्र में ये तेरा दिन रात अपने पोते की तलाश में लगा रहा। एक दिन उसे एक कुएं के तल पर ये यू का शव मिला। उसके युआन सागर के खोदे जाने की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। 13 साल की उम्र में ये जिउजू ने कबीले के सरदार ये तेरा की हत्या कर दी। कबीले के सरदार की मौत के साथ वह आधिकारिक कबीले का सरदार बन गया। 14 साल की उम्र में ये जिउजू ने ग्राम सुरक्षा इकाई व्यवस्था को समाप्त कर दिया और ये यू की मौत की पूरी जांच की, और अंततः पता चला कि ये यू की मौत तुम्हारे हाथों हुई थी। तुम्हें फांसी दे दी गई। अपने छोटे भाई की हत्या के तुम्हारे अपराध ने पूरे गांव को गुस्से से भर दिया। तुम्हें भीड़ के बीच एक ब्लेड से काट दिया गया और 14 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। इस अनुकरण को पढ़ने के बाद ये यांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये बदलाव बिना किसी चेतावनी के बहुत अचानक हुए। ये तेरह ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति खो दी और यह ये जिउजू के हाथों में पड़ गई, जिससे उसकी मृत्यु तेज हो गई। उसने इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया था। और ये तेरह को ये युए का शव मिलने की घटना भी बहुत अचानक हुई, जिसका कोई पूर्व संकेत भी नहीं था। नए कुल नेता का उदय नाइट फैमिली विलेज की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देगा, जो ये यांग के लिए एक छिपा हुआ खतरा और एक घातक आघात दोनों था। अनुकरण समाप्त। आप निम्नलिखित में से किसी एक को बरकरार रख सकते हैं। 1. 11 साल की उम्र में आपका लोक। 2. 11 साल की उम्र में आपकी साधना तकनीक। 3. 14 साल की उम्र में आपकी जीवन स्मृतियां। ये यांग ने 3 विकल्प चुने। 14 साल की उम्र की स्मृतियां। आखिरकार पहले 2 विकल्पों में कोई प्रगति नहीं दिखी और केवल जीवन स्मृतियों की ही बहुत उपयोगिता थी। तुरंत ही 14 साल पुरानी यादें उसके ज़हन में उभर आईं। सभी छोटी बड़ी घटनाएं एक एक करके सामने आईं, जिससे ये यांग को बढ़त मिल गई। इस स्थिति से निपटने के लिए ये यांग के पास पहले से ही एक योजना थी। ग्राम सुरक्षा इकाई ये जून और अन्य लोगों को हटाना वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए ही था। हालांकि ये तेरह अब पागल हो गया है, फिर भी वह जीवित है, जिसका अर्थ है कि ग्राम सुरक्षा इकाई को समाप्त नहीं किया गया है। इस तरह मेरे पास अभी भी उपयोग करने के लिए बहुत शक्ति है। ये जानना जरूरी है कि ग्राम सुरक्षा इकाई को दूसरों को मुखिया बनने की सिफारिश करने का अधिकार है और मुखियाओं को हटाने के लिए वोट देने का भी अधिकार है। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये निश्चित रूप से इस संकट का समाधान कर देंगे। ये यांग उठा और बाहर देखने के लिए खिड़की खोली। की ज्वार समाप्त होने के बाद पूरा पहाड़ी जंगल बहुत शांत था और आकाश में चांद दिखाई दिया। चांदनी में रात्रिकुल गांव बहुत ठंडा लग रहा था। हालांकि इस समय हर घर में लाल लालटेन जल रही थी, फिर भी ये यांग को ठंड का एहसास हो रहा था। बर्फ पिघल चुकी थी और बसंत आने वाला था। वह भी 12 साल का होने वाला था। ये यांग के दिल पर एक बड़ा पत्थर भारी पड़ रहा था, जो धीरे धीरे उस पर दबाव डाल रहा था। ये जिउजू के खतरे का सामना करते हुए वह अब केवल 14 साल की उम्र तक ही जीवित रह सकता था। ये जिउजू वाकई बहुत परेशान करने वाला है। क्या मुझे अपनी पारिवारिक संपत्ति छोड़ देनी चाहिए? ये यांग सोचने लगा, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े राक्षस का ख्याल आया जो अभी भी भूमिगत था। उसे अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इन पारिवारिक संपत्तियों की रक्षा करनी थी। जैसे ही ये यांग दूर रात के दृश्य को देख रहा था और विचार कर रहा था, एक हल्की सी शरीर की सुगंध फैल गई। इस सुगंध को सूंघते हुए ये यांग मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि तुम आओगे। मेरे बिना तुम्हारे लिए प्रथम राजकुमार को मारना और अपना बदला लेना बहुत मुश्किल होगा। जो व्यक्ति आया था वह बाई होंग था। वह खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी त्वचा सफ़ेद बर्फ की तरह चांदनी में मोती जैसी सफ़ेद चमक से झिलमिला रही थी। उसकी आंखें मनमोहक लाल रत्नों जैसी थीं और उसकी कामुक आकृति ने ये यांग जैसे दृढ़ आत्मसंयम वाले व्यक्ति को भी मुंह में लार निगलने पर मजबूर कर दिया। ये यांग, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ। तुम मुझे खुद को बचाए रखने में मदद करो और मैं तुम्हें साधना में मदद करूंगी। बाई होंग ने ये यांग को गौर से देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कहीं वह उसे धोखा तो नहीं दे रहा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं प्रथम राजकुमार को मार डालूंगा, लेकिन जब तक मैं 9 क्रांतियों वाले मानव लोक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम्हें मेरी साधना में मदद करते रहना होगा। बाई होंग खिड़की से कमरे में चढ़ गया। ठीक है, तुम अपनी बात रखो, वरना मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा, बाई होंग ने कहा। उसके मोती जैसे दांत थोड़े से खुल गए।
उसकी बातें सुनकर ये यांग ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ये यांग का हृदय अत्यधिक आनंद से भर गया। बाई परिवार की ये यांग द्वैत साधना के साथ हर बार जब वह अनुकरण करता तो उसकी साधना दोगुनी हो जाती, जिससे उसकी साधना की गति बहुत बढ़ जाती। अब हमें क्या करना चाहिए? आज से तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी सेवा करोगी। ये सुनकर बाई होंग तुरंत क्रोधित हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपकी सेवा करूं? बाई होंग कुछ नाराज हुई। वह राजघराने में पैदा हुई थी, बचपन से ही सब कुछ उसे सौंपे जाने की आदि थी। अब ये यांग की सेवा करना बिल्कुल असंभव। तुम सहमत हो या नहीं? अगर नहीं तो कृपया चले जाओ, लेकिन मेरे बिना तुम्हारे लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये यांग की बातें सुनकर बाई होंग की आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन ये सोचकर कि ये यांग के पास स्वर्गीय रहस्यों में झांकना साधना तकनीक है जिससे वह भविष्य की घटनाओं को देख सकती है, उसने अपने मन के गुस्से को दबा लिया और अनिच्छा से सिर हिला दिया। खैर, हर बार जब वह स्वर्गीय रहस्यों में झांकना का प्रयोग करता है तो वह अपना जीवनकाल समाप्त कर लेता है। वह एक अल्पकालिक भूत है, चाहे कुछ भी हो। मैं उसके अनुचित अनुरोध को मान जाऊंगी। मेरे द्वारा उसका उपयोग करने के बाद वह शायद जल्द ही मर जाएगा। ये सोचकर बाई होंग के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये यांग जीवन अनुकरणकर्ता का उपयोग कर रही थी, न कि उस स्वर्गीय रहस्यों में झांकना साधना तकनीक का जिसके बारे में उसने बात की थी। यहाँ तक बाई होंग को अपनी सेवा में लगाने के ये यांग के उद्देश्य की बात है तो उसका उद्देश्य उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य उसे अपनी व्यवस्थाओं का पालन करने और अपने उच्च शक्तिशाली युवा सुंदर व्यक्तित्व को त्यागने के लिए मजबूर करना था। अन्यथा अगर वह उसकी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करती तो वह आसानी से उसकी योजनाओं को बाधित कर सकती थी, और एक बार योजना विफल हो जाने पर ये यान प्राणघातक खतरे में पड़ जाती। ये यान कोई गलती नहीं करना चाहती थी। बाई होंग को भी नियंत्रण में लाना जरूरी था क्योंकि वह उसकी साधना को तेजी से बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती थी।